नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच जो जंग है वो खत्म हो चुका है और लेकिन ट्रंप की बयानबाजियां उस जंग में जो मिसाइल्स चल रही थी दोनों तरफ से, उससे भी तेज गति से ट्रंप साहब यानी डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनकी बयानबाजियां उससे भी तेज गति से चल रही हैं। द हेग जो नीदरलैंड में है, उसमें नाटो शिखर सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान और इजराइल युद्ध के बारे में मीडिया से बात करते हुए दावा किया है कि 21 जून को ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों ने 12 दिन के इस युद्ध को समाप्त कर दिया। उन्होंने इन हमलों की तुलना 1945 में, जी हां, 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमलों से की है, जिसने दूसरे विश्व युद्ध को खत्म कर दिया था। ट्रंप ने कहा है, क्या कहा है और कैसे नागासाकी और हिरोशिमा की तुलना वो कर रहे हैं कि उसने दूसरे विश्व युद्ध को खत्म कर दिया। उसमें ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मैं हिरोशिमा और नागासाकी का उदाहरण नहीं देना चाहता, मगर ईरान पर हमारे हमले हिरोशिमा नागासाकी जैसे ही थे। इस हमले के बाद ही युद्ध खत्म हुआ। उन्होंने ये भी दावा किया कि इस हमले में ईरान के परमाणु ठिकाने पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं और अब युद्ध समाप्त हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान आयतुल्लाह अली खामनेई ने कहा है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करके अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। उन्होंने ये भी कहा कि जो कुछ हुआ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। उनकी बात सुनकर कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि वो सच्चाई को तोड़ मरोड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने इस क्षेत्र में अमेरिका के एक प्रमुख अड्डे पर हमला किया और अमेरिका ने इसे कमतर आंकने की कोशिश की। आयतुल्लाह अली खामनेई ने कहा है कि ट्रंप ने ईरान से आत्मसमर्पण की बात करके बहुत बड़ी बात कह दी। ईरान जैसे महान देश और राष्ट्र के लिए आत्मसमर्पण का उल्लेख ही अपमान है। आयतुल्लाह अली खामनेई यही नहीं रुके, वो देश को जब संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने गलती से एक सच्चाई उजागर कर दी कि अमेरिकी शुरू से ही ईरान विरोधी रहे हैं। अमेरिका की सैन्य कार्रवाई भी परमाणु संवर्धन को लेकर नहीं थी, बल्कि ईरान का आत्मसमर्पण कराने के लिए थी। इस हमले के मूल में हमेशा एक ही बात रही, ईरान आत्मसमर्पण कर दे। दरअसल ये बातें खामनेई ने अपने देश की जनता को संबोधित करते हुए आज कही। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप अपनी ताकत के दम पर दो देशों के बीच की जंग को रुकवाने की दलील दे रहे हैं और वहीं ईरान अपने नागरिकों को बता रहा है कि हम किसी के आगे झुकने वाले नहीं हैं। देश को संबोधित करने से पहले, कुछ देर पहले, आयतुल्लाह अली खामनेई ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और ट्वीट कर अपने भाषण की जानकारी, पहले उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि थोड़ी देर बाद देश को संबोधित करेंगे आयतुल्लाह अली खामनेई, और उसके बाद उसी दौरान उन्होंने एक्स पर जो बातें लिखी हैं वो भी यहां रखना जरूरी है। उन्होंने लिखा था कि इजराइल पर विजय के लिए ईरानी लोगों को बधाई। उसके बाद, मैं झूठे यहूदी शासन पर विजय के लिए ईरान को बधाई देता हूं। मैं झूठे यहूदी शासन पर विजय के लिए ईरान को बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि अमेरिका प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में इसलिए उतरा क्योंकि उसे लगा कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो इजराइल पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। खामनेई ने आगे लिखा है कि अमेरिका को इस युद्ध से कोई उपलब्धि हासिल नहीं हुई और ईरान विजयी बनकर उभरा है। ईरान ने अमेरिका के चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा है। उन्होंने यह भी लिखा कि तीसरी बधाई ईरानी राष्ट्र की एकता के लिए। करीब 9 करोड़ की आबादी वाला देश सशस्त्र बलों के समर्थन में कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है। ईरानी राष्ट्र ने अपने विशिष्ट चरित्र का प्रदर्शन किया और दिखाया कि जब भी आवश्यकता होगी इस राष्ट्र की एक ही आवाज होगी। आयतुल्लाह अली खामनेई ने इससे पहले 18 जून को एक अज्ञात स्थान से टेलीविजन के जरिए ईरानी आवाम को संबोधित किया था। तो यह ईरान की बात, और लेकिन आज चूंकि उन्होंने देश को 18 के बाद, आज जबकि 26 तारीख है, तब यानी पूरे 8 दिन बाद
सप्ताह भर बाद आयतुल्ला अली खामनेई जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उन्होंने देश को संबोधित ही नहीं किया बल्कि देश की आवाम को उनमें जोश भरने की कोशिश उन्होंने की अपने बयान के जरिए, अपने भाषण के जरिए। और दूसरी तरफ अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस युद्ध को लेकर, सीज फायर को लेकर अपनी बात रख रहे हैं और कह रहे हैं कि अब ईरान को बधाई भी दे रहे हैं और साथ साथ कह रहे हैं कि वो तेल बेचना चाहे तो बेचे, उसे आज इसकी जरूरत है। अपनी डील की बात कर रहे हैं, वो अपनी डील की भी बात कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच हिंदुस्तान की बात करें तो ट्रंप एक बार फिर मोदी को झटका देते हुए नजर आए हैं, जब उन्होंने 18वीं बार बोला है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैंने ही सीज फायर करवाया। 18वीं बार, 17 बार कल तक बोल चुके थे हेग में, फिर उन्होंने कहा कि 18वीं बार बोला कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैंने ही सीज फायर करवाया है। अब मोदी कब इसका जवाब देंगे, इसका देश की जनता को इंतजार है। लेकिन इन सब के बीच बिहार चुनाव से पहले, जी हां, थोड़ा बिहार चुनाव की तरफ भी बढ़ना होगा। बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट सत्यापन का काम शुरू किया है और इसमें कुछ नए नियम जोड़ दिए हैं, जिसमें मुख्य रूप से आपको यह साबित करना होगा कि आप बिहार के नागरिक हैं अथवा आप मूल रूप से बिहारी हैं। जिसके बाद सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल सहित विपक्ष के तमाम दल जो हैं उन सब ने इस पर आपत्ति जताई है। विपक्ष का कहना है कि आयोग भाजपा के इशारे पर आंकड़ों में हेराफेरी कर सकता है, जिससे कुछ खास समुदायों को निशाना बनाया जा सकता है। चुनाव आयोग का कहना है कि इसमें जो घुसपैठिए हैं उन पर रोक लगेगी और उनको वोटर लिस्ट से हम बाहर निकालेंगे, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। आपको बता दूं कि फरवरी 2025 यानी इसी साल फरवरी में मतदाता सूची जो बिहार की है उससे लगभग 4 लाख नाम हटाए गए थे, जिसने पहले ही विवाद को जन्म दे दिया था। 4 लाख आखिर नाम आपने कैसे काट दिए, इस बात पर विवाद था। और यह विवाद और तब बढ़ जाता है जब राहुल गांधी का आलेख आया था, लेकिन बिहार को लेकर नहीं। राहुल गांधी का आलेख उधर महाराष्ट्र को लेकर था और जिसमें उन्होंने साफ साफ महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उस चुनाव में कैसे धांधलियां हुई हैं जिस पर शक की सुई जाती है, और उसका खुलासा किया था राहुल गांधी ने अपने आलेख में, जिसके बाद बवाल मचा हुआ है। तो एक तरफ महाराष्ट्र, दूसरी तरफ महाराष्ट्र से आगे बढ़ें तो वोटर लिस्ट में और गड़बड़ियां कैसे की जा रही हैं, क्या या की जा सकती हैं, इसको लेकर बिहार में बवाल मचा हुआ है। इस बार 21 साल बाद इतने बड़े पैमाने पर बिहार में घर घर जाकर सत्यापन की योजना ने संदेह को और बढ़ा दिया है। और बिहार की बात मैं कर रहा हूं, जहां कुछ दलों का मानना है कि यह प्रक्रिया पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट नहीं होगी और इसका दुरुपयोग हो सकता है। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग पर भाजपा की मदद करने का आरोप लगाया है। वहीं आरजेडी और अन्य विपक्षी दल इसे अपने वोट बैंक पर हमले के रूप में देख रहे हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां अल्पसंख्यक और प्रवासी मजदूरों की संख्या ज्यादा है। दूसरी ओर निर्वाचन आयोग का कहना है, और साफ किया है निर्वाचन आयोग ने, चुनाव आयोग ने, कि यह अभियान केवल त्रुटि रहित बनाने के लिए, यानी वोटर लिस्ट में कहीं गलतियां ना हो, गड़बड़ियां ना हो, इसलिए ऐसा हम कर रहे हैं। आयोग ने पार्टियों से इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। लेकिन यहां पर चुनाव आयोग भागीदारी की अपील करके और त्रुटि रहित यानी कि किसी तरह की गड़बड़ियां ना हो चुनाव वोटर लिस्ट में, यह कह के पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि यह एक सेकेंड तरह से, दूसरी तरह से एनआरसी को थोपने की कोशिश है, क्योंकि आप दिखाइए अपना जन्म प्रमाण पत्र दिखाइए, तभी आप वोटर लिस्ट में रहेंगे। आखिर आज से 50 साल 100 साल पहले के लोग जो हैं वो कैसे अपना जन्म प्रमाण पत्र दिखाएंगे, ये सारे सवाल वहां बिहार में उठ रहे हैं। तो बिहार की चर्चा भी खूब करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ईरान की चर्चा करेंगे। और ईरान में आयतुल्ला अली खामनेई ने जो बातें कही हैं, उस बातों का क्या असर, कितना असर अमेरिका पे पड़ेगा, और डोनाल्ड ट्रंप हिरोशिमा और नागासाकी का जिक्र कर क्या खुद फंस गए हैं, क्योंकि ताकत दिखाने की बात वहां बार बार कह रहे हैं वो कि हिरोशिमा और नागासाकी पर हमने जब बम गिराया, अमेरिका ने बम गिराया, उसके बाद ही दूसरा वर्ल्ड वार जो है वो समाप्त हुआ था। 1945 की बात कर रहे हैं, सेकेंड वर्ल्ड वार की समापन की बात कर रहे हैं। और लेकिन इसमें भी आधा सच है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति विक्ट्री डे के रूप में मनाया जाता है 9 मई 1945 को माना जाता है। 9 मई 1945 मई की बात, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराए थे अमेरिका ने।
तो यहाँ भी थोड़ा सा गणित उनका बिगड़ा हुआ ट्रंप साहब का नजर आता है। लेकिन इन सब के बीच खामनेई साहब ने जो बातें कही हैं उसमें कितना दम है और क्या यहाँ से ईरान एक नई ताकत के रूप में उभरा है, इन सब की चर्चा हम पहले करते हैं, फिर बिहार भी चलेंगे, उसकी चर्चा भी करेंगे। आइए जरा हमारे साथ कुछ जुड़े हुए साथियों से आपका परिचय करवाऊं। इस वक्त 2 साथी जुड़े हुए हैं, धीरे धीरे और भी साथी जुड़ेंगे। बिहार से लौट के आए हमारे साथी प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बिहार की पूरी इन गतिविधियों पर उनकी खास नज़र है। जब सेकेंड राउंड में आएंगे हम उनसे बात करेंगे। और इधर हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी भी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु जी आपका भी स्वागत है। थोड़ी देर में और भी साथी जुड़ेंगे, आप सबसे उनका परिचय करवाऊंगा। ईरान चले, लेकिन उससे पहले बिहार की ही बात करते हैं। ईरान से भी हम जोड़ेंगे अभी हमारे साथी को और ईरान भी चलेंगे, ईरान की भी बात करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि खामनेई ने जो आज भाषण दिया है, देश को संबोधित किया है, उससे देश में यानी ईरान में उसका कितना असर पड़ा है और उसका कितना असर अमेरिका पर पड़ सकता है, इन सब की हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा बिहार की बात, चूंकि लास्ट में मैं कर रहा था, तो बिहार से ही शुरू करते हैं। प्रेम कुमार जी, चल क्या रहा है बिहार में? ये जो वोटर लिस्ट वाली बात है, इसको लेकर बिहार के लोग, चूंकि आप वहां से लौट के आए हैं, वहां की जमीनी हकीकत आप अभी देख के आ रहे हैं, सर्वेक्षण हो रहा है वहां पे, वो सारी चीजें आप करके आए हैं, देख के आए हैं। जरा आपसे समझना चाहता हूं कि वोटर लिस्ट में ही अगर गड़बड़ी हो गई तब तो मामला गया, मामला गड़बड़ है। जी सही बात कह रहे हैं राजीव जी, और सबका ध्यान वोटर लिस्ट पर है। और बिहार एक ऐसा प्रदेश जहां वोटर जातियों के आधार पर भी भौगोलिक रूप से बिखरा हुआ होता है और कुनबे बने होते हैं, सवर्ण दलित सब आधार पर होता है। हालांकि ये आधार टूटे हैं फिर भी ख़त्म नहीं हुए हैं, राजनीति का आधार ही जाति रहा है। ऐसे में यहाँ वोटर लिस्ट को लेकर के बहुत चिंता है। और अब जब चुनाव आयोग वहाँ पहुँचे हैं, बिहार पहुँचे हैं, तो मैं अब चूंकि दिल्ली में बैठा हूँ तो वहाँ का मतलब बिहार, और जब पटना में बैठा था तो यहाँ का मतलब बिहार था। तो ये दोनों फर्क है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो मुद्दा राहुल गांधी ने महाराष्ट्र को लेकर के बहुत स्पष्टता के साथ, बहुत सबूत के साथ उठाया, और कई अखबारों की जो खोजी रिपोर्टिंग है उससे भी ये साबित हुआ कि कई क्षेत्रों में जीत हार का मतलब जोड़े गए और घटाए गए वोट रहे हैं, तो उसको लेकर के चिंता है क्योंकि ये सारी चीज़ें जनता का अधिकार छीनती है। कांग्रेस हार जाए कि बीजेपी जीत जाए ये तो हमें लगता है, लेकिन जनता हार रही है। एक्चुअली में जनता हार रही होती है जब उसके वोट चोरी हो रहे होते हैं, उसके मुताबिक लोग नहीं चुने जाते हैं। तो अभी जो चुनाव आयोग कवायद कर रहा है, इस कवायद में ईमानदारी है कि नहीं है, ये अभी सबके मन में सवाल है कि क्या ऐसी कवायद से वो घटनाएं रुक जाएंगी कि लोकसभा चुनाव तक जितने वोट बड़े होते हैं विधानसभा और लोकसभा के बीच में, उसमें बहुत गुना वोटों की वृद्धि हो जाती है, वैसी स्थिति, या फिर वोट मतदान का समय खत्म होने के बाद जब वोट का परसेंटेज बढ़ता है, इन सबको रोकने के लिए चुनाव आयोग ने किया क्या है? आज सबका ध्यान वहां पर है। तो निश्चित रूप से मतदाता सूची की समीक्षा करना, सर्वे करना, ये उनका रूटीन वर्क है। नेता राजनीतिक दलों की बैठक बुलाना या उनको बात करना रूटीन वर्क है, लेकिन जो मुद्दे उठाए गए हैं उसका जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया है। ये चिंता सब में है, बिहार के लोगों में भी है, देश के लोगों में भी है। अब राजनीतिक रूप से थोड़ी बात देखी जाए तो जो परिवर्तन, जो नया फैक्टर है बिहार में, वो है एक नया स्वराज पार्टी का आना। एक नया फैक्टर है जो पिछले चुनाव में नहीं था, और इस चुनाव में गठबंधन मोटे तौर पर वही है। इसके अलावा कि एक छोटा तीसरा गठबंधन पिछली बार था कि जिसमें ओवैसी थे, बहुजन समाज पार्टी थी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी, उनका गठबंधन था। तो क्या चुनाव के समय तक कोई एक तीसरा गठबंधन खड़ा होता है, वो मजबूत होता है कि कमतर होता है, ये इस बार के चुनाव की फिजा को में फर्क को बताएगा। लेकिन एक बात दिख रही है कि जन स्वराज पार्टी हर जगह पर दिख रही है, उनके लोग कार्यकर्ता किसी न किसी तरह से दिख रहे हैं।
लेकिन सब लोग यही बोलते हैं कि हमारे इलाके में तो जन स्वराज का उतना प्रभाव नहीं है, लेकिन दूसरे जगह में है। ऐसी बात हर जगह के लोग बोल रहे हैं, यानी मोटे तौर पर हर जगह उनकी उपस्थिति है मगर प्रभाव उतना नहीं है। तेजस्वी यादव का जो क्रेज है वो बहुत है, तेजस्वी जी यादव का और राहुल गांधी का इंडिविजुअली कांग्रेस में बहुत ज्यादा क्रेज है। दलितों के बीच में तो राहुल गांधी से ज्यादा पॉपुलर कोई नेता दिखता ही नहीं, ये साफ तौर पर हमें समझ में आ रहा है बिहार में घूमने के बाद में। और तेजस्वी यादव पहले से ज्यादा पॉपुलर हुए हैं, ये भी नजर आता है। जी बीजेपी की तरफ में कोई बड़ा नेता नहीं होना सबसे बड़ी कमजोरी है। वो नरेंद्र मोदी पर ही डिपेंड कर रहे हैं, वो राष्ट्रवाद पर डिपेंड कर रहे हैं, वो मिनी पाकिस्तान वाली अवधारणा को टॉस कर रहे हैं ताकि हिंदू मुस्लिम हो जाए। ये सारी चीजें बिहार में राजनीतिक रूप से दिख रही हैं। लेकिन आज जिस तरीके से वो छात्र संसद तेजस्वी यादव ने लगाई है और वहाँ जो जबरदस्त भीड़ दिखी है वो उनके संसद में, और वो भीड़ बता रही है कि छात्र युवाओं का की उम्मीद जो है वो तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द है। और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का कॉम्बिनेशन जो है छात्र युवाओं का निश्चित रूप से इस बार बदला हुआ मूड है। कहीं भी हम जाते हैं तो एक वर्ग के आधार पर देखें तो छात्र युवाओं का जो झुकाव है वो महागठबंधन की तरफ साफ तौर पर दिखता है। मुझे लगता है जितने भी कोई सर्वे भी करेंगे उनको ये चीज नोटिस करनी होगी, उनको ये नोटिस में आएगा कि युवा छात्र जो है महागठबंधन की तरफ हैं। बाकी वोट वर्ग में के वोटों में बिखराव है, अलग अलग है, लेकिन युवा और छात्र का एक तरफा झुकाव में महागठबंधन की ओर दिखता है। जी आपकी आवाज़ जा रही है। जी जी, मैं यही कंक्लूड करता हूं कि छात्रों और युवाओं का जो झुकाव है वो महागठबंधन के तौर पर स्पष्ट दिखता है। कहीं कोई भी चले जाए इस चीज को महसूस कर सकता है बिहार के किसी भी कोने में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बिहार की बात थोड़ी हम कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि बिहार में चुनाव आयोग ने नई लिस्ट, जो चुनाव वोटर लिस्ट बनाने का काम किया है, वो बवाल, उस पर बवाल मचा हुआ है, विवादों में आ गया है, क्योंकि वहाँ पर सबसे उसी ढंग से कागजात मांगे जा रहे हैं जिस ढंग से एनआरसी के लिए मांगे जाते हैं। और इसलिए कहा जा रहा है कि क्या ये एनआरसी है, क्या फिर से एक एनआरसी को थोपने की कोशिश है, और जिसको लेकर पूरे हिंदुस्तान में विवाद हुआ था, बवाल मचा था, आप जानते हैं। लेकिन अब चूंकि बिहार का चुनाव सामने है और वहाँ चुनाव आयोग 3 दिनों के लिए गया हुआ है और अलग अलग ढंग से चुनाव आयोग अपनी तैयारियां और उसका जायजा ले रहा है। लेकिन इन सब के बीच ये जो विवाद है, वोटर लिस्ट का विवाद, जो महाराष्ट्र में भी आया था, राहुल गांधी ने उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल उठाए थे, जिसका जवाब अभी आना बाकी है चुनाव आयोग से। जबकि दूसरी तरफ चुनाव आयोग कहता है कि राहुल गांधी को अगर किसी तरह की परेशानी है और इस पर किसी तरह के सवाल हैं तो आकर सीधा चुनाव आयोग से सवाल करें, पब्लिक फोरम में न जाएं। तो ये दो अलग अलग बातें हैं, कौन कहां, क्योंकि राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, राजनेता हैं, राजनीति ही करेंगे, मगर चुनाव आयोग अगर राजनीति में कूद रहा है तो ये कहां तक जायज है, ये सवाल उठेंगे। इन सब के बीच उधर ईरान भी हम आएंगे, ईरान से हमारे साथी जैसे जुड़ते हैं, ईरान की बात भी हम करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोफेसर रविकांत जी। रविकांत जी, आपका स्वागत है। कल जन्मदिन आपने मनाया है प्रोफेसर साहब, आपको बधाई, बहुत बहुत बधाई आपको जन्मदिन की। और आपके पास ही आना चाहता हूं, थोड़ा सा बिहार की, और बिहार की चर्चा हो या कहीं की भी चर्चा करें, चुनाव आयोग की चर्चा बहुत यहाँ लाजिमी है, जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि वोटर लिस्ट की बात आती है और अब बिहार में वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों की बात हो रही है। कैसे देखा जाए इसको? और सबसे बड़ी चीज कि जब आप यहाँ सबसे घर घर जाकर 4 लाख आपने वोटर्स काट दिए फरवरी महीने में। अब यहाँ पे चूंकि सरकार में एनडीए है, बीजेपी है सरकार में, मुख्यमंत्री भले हो नीतीश बाबू, लेकिन तमाम काम तो बीजेपी ही कर रही है वहाँ पे अपने हिसाब से। विपक्ष का यहाँ आरोप है कि इसमें भाजपा को फायदा दिलाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। जरा यही से आपसे भी शुरुआत करना चाहता हूं कि क्या सचमुच यहाँ गड़बड़ियों का अंदेशा जो विपक्ष लगा रहा है उसमें दम है? राजीव जी, ये बिल्कुल महाराष्ट्र मॉडल बनने जा रहा है। जिस तरह से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री का मुखौटा आगे करके और चुनाव में पूरी तरीके से धांधली करके
और ये जिसके जरिए हुई वो चुनाव आयोग है। अब ये छिपा हुआ नहीं है, चुनाव आयोग कुछ भी अपनी दलीलें देता रहे, लेकिन सच्चाई यही है जो राहुल गांधी ने लेख लिखा था और उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने जो आरोप लगाए थे कि हर बूथ पर 600 वोट पड़ते हैं 5 बजे के बाद, और अगर एक वोट को हम केवल 1 मिनट भी दें, हालांकि 1 मिनट में भी एक वोट नहीं पड़ता है, लेकिन मिनिमम अगर हम 1 मिनट दें तो इसके लिए 10 घंटे हो जाते हैं। इसका मतलब है कि सुबह के 5 बजे तक वोटिंग चल रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। तो ये कैसे करिश्मा हुआ कि साहब शाम 5 बजे के बाद हर बूथ पर 600 करीब 600 वोट पड़े। दूसरा, उन्होंने एक विधानसभा के बारे में पूरा ब्यौरा दिया था। तीसरा कि कैसे 5 महीने के भीतर उतने वोट बढ़ गए जितने 5 साल में नहीं बढ़े थे। ये वोट कहां से आ रहे, वोटर कहां से आ रहे? इसी तरह का मॉडल बिहार में दोहराने की कोशिश चल रही है, जिसका आरोप विपक्ष लगा रहा है। नीतीश कुमार की क्या स्थिति है ये भी सब जानते हैं। नीतीश कुमार की मनोदशा ठीक नहीं है, कई बार इस तरह का वो व्यवहार कर चुके हैं कि सवाल उठ रहे हैं, चाहे उनके महिलाओं को लेकर के बातचीत हो या गम के मौके पर भी जिस तरह से वो हंसते हुए दिखाई पड़े, या मोदी जी की उंगली पकड़ करके देख रहे थे, वो ये चीजें बताती हैं कि नीतीश कुमार की मनोदशा ठीक नहीं है। इसीलिए तेजस्वी यादव बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार का फायदा उनके ही पार्टी के कुछ लोग उठा रहे हैं जो असल में भाजपा के एजेंट हैं। और इधर चुनाव आयोग के जरिए जो खेल चल रहा है, अभी एक और काम किया चुनाव आयोग ने कि जो वीडियो फुटेज, जो सीसीटीवी के जो तमाम डॉक्यूमेंट्स थे, वो अब साल भर की जगह सिर्फ 45 दिन में नष्ट कर दिए जाएंगे अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा तो। राहुल गांधी का सीधा आरोप था कि ये सबूत मिटाने की कोशिश है। क्यों चुनाव आयोग इस तरह का फैसला ले रहा है? क्या ये नहीं बताता है कि जो वोटिंग राइट मिला हुआ है नागरिकों को, उसके साथ छल किया जा रहा है? होना तो यह चाहिए था कि जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ी है इस समय, उस टेक्नोलॉजी के अनुसार ज्यादा पारदर्शी तरीके से चुनाव होते और ज्यादा नागरिकों को वोट करने का मौका मिलता। लेकिन एक तरफ तो शाम 5 बजे के बाद 600 वोट एक बूथ पर बढ़ जाते हैं, तो दूसरी तरफ हजारों की संख्या में हर विधानसभा पर वोट काट दिए जाते हैं। और जो वोट काटे जा रहे हैं वो अधिकांशतः ओबीसी, दलित और माइनॉरिटी के हैं, खास करके उन जाति समुदायों के जो ये माना जा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के वोटर नहीं है। जो आदिवासी इलाके हैं वहां उन आदिवासियों के भी वोट काटे गए। ये जो खेल चल रहा है, इस खेल को विपक्ष ने समझ लिया है। और राजीव जी, पिछले कई महीनों से हम लोग जिस बात को बराबर कह रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत नहीं रही है। पिछले लोकसभा में हम लोगों ने देखा, कुछ विधानसभाओं में हम लोगों ने देखा कि लोग तो बीजेपी को चुनाव हरा रहे हैं, लेकिन जो पूरा सिस्टम है, चुनाव आयोग से लेकर के जो पूरी प्रशासनिक मशीनरी है, वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिता रही है। लोग नहीं जिता रहे, लोग तो चुनाव हरा रहे हैं बीजेपी को। ये आपको फर्क सीधे तौर पर समझना पड़ेगा कि अब ये सिस्टम और नागरिकों के बीच का चुनाव है, अब ये पार्टियों के बीच का चुनाव नहीं रह गया है। एक तरफ तो पूरा सरकारी तंत्र है और जहां पर डबल इंजन की सरकार है वहां क्या हो रहा है ये भी हम लोग जानते हैं। पूरा सिस्टम भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर के चुनाव को जिताने के लिए तैयार बैठा है, तो दूसरी तरफ वो नागरिक जिन्हें डॉक्टर अंबेडकर ने वोटिंग राइट दिया, चाहे वो महिलाएं हो, अल्पसंख्यक हो, दलित हो, कोई भी हो, इस देश के नागरिकों को जो राजा बनाने का अधिकार मिला, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार मिला, सांसद विधायक चुनने का अधिकार मिला, वो नागरिक उनके सबसे बड़े अधिकार से वंचित करने की साजिश चल रही है। ये बताता है कि ये जो पूरा सरकारी तंत्र है, जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम संगठन हैं, वो मिल करके इस देश के लोगों के मैंडेट को छीन रहे हैं। और ये मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी डकैती है। अगर इसको नहीं रोका गया
तो लोगों का लोकतंत्र से ही विश्वास उठ जाएगा। इस विश्वास को बनाए रखने के लिए जो बात नेहरू जी ने और कभी बाबा साहब अंबेडकर ने कही थी कि ये जो लोकतंत्र है, राजनीतिक लोकतंत्र है, उसको बनाए रखने के लिए जरूरी एक तरफ तो सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना है, तो दूसरी तरफ उस लोकतंत्र में विश्वास की, नागरिकों का लोकतंत्र में विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर ये विश्वास कम होता है तो ये बहुत मुश्किल होगी इस लोकतंत्र को बनाए रखना। इसलिए इस सिस्टम से लड़ना होगा। मुझे लगता है ये लड़ाई अब लोगों के बीच की नहीं रह गई है, राजनीतिक दलों की जरूरत है, विपक्ष की जरूरत है कि उस सिस्टम का मुकाबला करे। लोग तो उनके साथ खड़े हैं, लोग तो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तत्पर दिखाई पड़ते हैं, तैयार दिखाई पड़ते हैं। महाराष्ट्र में भी उन्होंने हराया था और बिहार में भी हराएंगे, लेकिन आशंका विपक्ष की जो है वो हमारी भी है कि ये कहीं सिस्टम तो उस पूरे मैंडेट को लूट तो नहीं लेगा। जी जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारे साथ प्रशांत टंडन जी भी जुड़ गए। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और दो बातें, महत्वपूर्ण बातें हम लोग यहां रख रहे हैं प्रशांत जी। पहली बात कि उधर डोनाल्ड ट्रंप द हेग में जब नाटो का सम्मेलन हो रहा था, उसी दौरान मीडिया से बात कही है, और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने, इसका जिक्र हम लोगों ने कल भी किया था, और वो साफ साफ कह रहे थे कि हिरोशिमा और नागासाकी में अगर बम नहीं गिराता अमेरिका तो दूसरे विश्व युद्ध का समापन नहीं होता। जबकि फैक्चुअली दूसरे विश्व युद्ध का समापन सोवियत संघ क्लेम करता है, और हर साल, इस बार 80 साल हो गए दूसरे विश्व युद्ध के समापन के, और 9 मई 1945 को ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। और आप जानते हैं कि कैसे हिटलर ने आत्महत्या कर ली थी। और दूसरी तरफ खामनेई साहब ने आज देश की आवाम को संबोधित किया है। हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे ईरान से हमारे साथी मोहम्मद हुसैन सूरतवाला जी। आपका भी स्वागत, इस्तकबाल इस कार्यक्रम में, और आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, इसलिए क्योंकि आपसे जो ग्राउंड रिपोर्ट मिलती है वो बहुत ही शानदार होती है, इसलिए क्योंकि कम से कम कोई तो है जो वहाँ क्या चल रहा है वो बता रहा है। तो इसलिए चलिए आपके पास सबसे पहले आना चाहता हूं। फिर हम लोग थोड़ी बिहार की बात कर रहे थे, उसकी बात भी करेंगे। हिंदुस्तान में आप जानते हैं इलेक्शन कमीशन हमेशा शक के घेरे में रहा है। अभी पिछले दिनों की बात कर रहा हूं, खासकर महाराष्ट्र चुनाव के बाद राहुल गांधी ने यहाँ जो सवाल पूछे हैं उन सवालों का जवाब न देते हुए चुनाव आयोग थोड़ा और आगे, कुछ और कदम आगे बढ़ाया है। और चुनाव आयोग का जो कदम है, जो स्टेप है, वो NRC 2 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार के लोग कह रहे हैं, बिहार की पार्टियां कह रही हैं, तो बिहार पे भी हम आएंगे, लेकिन उससे पहले जरा ईरान की बात करते हैं। नागासाकी और हिरोशिमा में बम गिराकर डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि हमने दूसरे विश्व युद्ध का समापन कर दिया। ऐसे ही यहां पर ईरान में 3 परमाणु स्टेशनों पर बम गिराकर, एटॉमिक स्टेशन पे हमने बम गिराया, उससे हमने ईरान और इजराइल के युद्ध को समाप्त कर दिया। तुलना कर रहे हैं, देखिए क्या तुलना कर रहे हैं। 1,40,000 लोग हिरोशिमा में मारे गए थे, 74 यानी 74,000 लोग नागासाकी में मारे गए। उसके बाद आज तक वहां जो पैदा होते हैं बच्चे, वो विकलांग पैदा होते हैं। और इसके बाद रेडियो एक्टिव जो वहाँ रेडिएशन हुआ, उसके कारण कितनी तकलीफ आज भी वहाँ की जनता झेल रही है, वो किसी से छिपा नहीं है। लेकिन उससे अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश कर रहे हैं ट्रंप साहब। मगर खामनेई साहब ने जो कहा है, जरा वो आपके जरिए समझना चाहता हूं, उसका कितना असर ईरान की आवाम पे है ये समझना चाहता हूं, और क्या पैगाम देना चाहते हैं देश को, दुनिया को खामनेई साहब, वो भी समझना चाहता हूं आपसे। सूरतवाला जी। जी, मैं अपनी बात शुरू करूंगा यहाँ के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई के मैसेज के जरिए से। आज उन्होंने मैसेज दिया है, तकरीबन 7-8 मिनट का एक वीडियो मैसेज है। उस वीडियो मैसेज के अंदर उन्होंने 4 पॉइंट की तरफ तवज्जो दिलाई है। सबसे पहले उन्होंने उन लोगों को कि जो इस जंग के शुरुआती दिन में और इस जंग के दरमियान में यहाँ उन्होंने कहा है उनकी शहादत हुई है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है, और कहा है कि वो लोग एक सही रास्ते के लिए और सीधे रास्ते के लिए उन्होंने अपनी जान को कुर्बान किया है, उनको हम अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देते हैं। साथ साथ में अब उन्होंने जो 4 पॉइंट दिए हैं उस मैसेज के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, उन्होंने मुबारकबाद पेश की है अपनी कौम को और ईरानी कौम को, ईरानी अवाम को मुबारकबाद ये पेश की है कि आपके इत्तेहाद की वजह से और आपकी वजह से और ईरान की सेना की वजह से
ऊपर वाले की मदद से हम लोग इस बात के ऊपर कामयाब हो गए कि हमने इसराइल को घुटने टेकने के ऊपर मजबूर कर दिया है। साथ साथ में हमने पिछले दिनों इसराइल को बुरी तरह से रौंद दिया था और इसराइल को हमने ये समझा दिया है कि अगर हमारी तरफ कोई हमला किया जाएगा या आंख उठाकर देखा जाएगा तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमने ये इसराइल को साबित कर दिया है और हमने ये बता दिया है। फिर दूसरे पॉइंट में वो आते हैं और इसके अंदर मैं और डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मेन पॉइंट्स आपके सामने बयान करना चाहता हूं। दूसरा पॉइंट वो कहते हैं कि मुबारक हो आपको इस बात के ऊपर कि आपने अमेरिका को भी सबक सिखा दिया है। अमेरिका को सबक सिखाने के अंदर वो ये कहते हैं कि अमेरिका ये गुमान करता था, ये सोचता था कि वो हम पर हमला करेगा और आ जाएगा और उसको उसका बदला नहीं मिलेगा, ये उसकी गलत सोच थी। और फिर साथ साथ में कहते हैं कि अमेरिका ने हम पर हमला इसलिए किया कि वो इसराइल के जिसको हम रौंद रहे थे, जिसको हम घुटने टेकने पर मजबूर कर चुके थे, उसको पूरी नाबूदी से बचाने के लिए अमेरिका हमसे डायरेक्ट जंग के लिए आता है। क्योंकि वो इसराइल को बचाने के लिए आया था, उसने हम पर हमला किया। उस हमले की कानूनी कार्रवाई हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में करेंगे। वो उसने गलत किया है और उसकी कानूनी कार्रवाई हम करने वाले हैं। लेकिन जितना बड़ बोला और जितना बड़ा नुकसान उसने ये बताया है कि ईरान का हुआ है, उस हमले में ईरान का उतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ है जितना बताया गया है। फिर इसी से जोड़कर वो एक बात कहते हैं और वो बात ये कहते हैं कि हमने उसके बदले में अल उदैद पे मारा। जब हमने अल उदैद पे मारा तो जैसे वो फोर्दो को बड़ा बता रहे थे कि नुकसान बड़ा हुआ है, बिल्कुल उसी तरह से वही लोग अल उदैद के ऊपर हमले को छोटा बता रहे थे और कह रहे हैं कि ये इनकी खासियत है कि अपने फायदे में चीजों को बड़ा करके बताते हैं और अपने नुकसान वाली चीजों को बहुत छोटा करके बताते हैं। तो अल उदैद पे हमने उनको भारी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन उन्होंने उसको छोटा करके बताया है। तो इसके ऊपर हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, अपनी आवाम से कहते हैं और मुबारकबाद के साथ वो ये कहते हैं कि हमने अमेरिका को ये सबक सिखा दिया है कि अगर तुमने हमको मारा तो हमने तुमको मारा है। आगे भी अगर तुम हमको मारने के लिए सोचोगे और मारोगे तो जैसे हम अल उदैद को मार सकते हैं, वैसे हम तुम्हारे दूसरे बेसिस को भी आने वाले वक्त में मार सकेंगे। यानी उन्होंने दरवाजा खुला रखा है कि अमेरिका या इसराइल की तरफ से अगर कोई गलती होगी तो उसकी उनको भारी कीमत चुकानी होगी। तीसरा, उन्होंने मुबारकबाद पेश किया है अपनी आवाम को और अपने पूरे मुल्क के नाम पर, और वो मुबारकबाद पेश उन्होंने किया इस बात के ऊपर कि इस जंग की हालत में आवाम ने यहां पर अपने अंदरूनी मतभेद और उनके दरमियान जो मनभेद थे वो तमाम चीजों को साइड में रखा और उन्होंने अपने मुल्क के लिए लीडरशिप के अंडर में एक साथ खड़े होकर, इकट्ठा होकर, एकजुट होकर, एक आवाज होकर दुश्मन के मुकाबले में अपनी सेना की जो हिमायत किया है, इसका उन्होंने शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया अदा करने के बाद कहा कि यह मुबारकबादी की बात है कि 9 करोड़ लोग एक साथ मिलकर एक इशू के ऊपर खड़े होकर दुश्मन को यह पैगाम दे रहे हैं कि हम तुम्हारे सामने ना हम डरेंगे और ना हम झुकेंगे। ये उन्होंने तीसरी मुबारकबाद पेश की है। चौथा पॉइंट जो खुद उन्होंने अपने बयान में कहा है कि मेरे बयान का ये मूल पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये असल है, फंडामेंटल पॉइंट है, और वो ये कि अमेरिका ने पहले दिन ये कहा था कि हमने इसराइल ने जो हमला किया है उसके बाद ट्रंप के मुख्तलिफ जमानों में और मुख्तलिफ टाइम पर बयान आते रहे हैं, आपने भी उसे कोट किया है, और वो ये कि ईरान को सरेंडर होना पड़ेगा। वो ये सोच रहे थे कि ईरान के ऊपर पहले दिन जो हमला हुआ है उस हमले के नतीजे में ईरान अपने दोनों हाथ उठाएगा और कहेगा कि हम सरेंडर होने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इनके कमांडर्स को मार दिया गया है, इनके साइंटिस्ट को मार दिया गया है, इनकी लीडरशिप को खत्म करने की कोशिश की गई है, इनके जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो कुछ टाइम के लिए काम नहीं कर रहा था क्योंकि यहाँ पर इंटरनल उसका कोड बदल दिया गया था, और ये सब आप लोगों ने खबर को कवर भी किया। तो वो ये कह रहे थे कि अमेरिका ने उस जमाने में ये बयान दिया था और वो पॉइंट ये था कि ईरान को दोनों हाथ उठाकर हमारे सामने सरेंडर होना होगा। तो उन्होंने कहा कि ये सरेंडर होने वाला पॉइंट पिछले 45 साल के अंदर अमेरिकन पहला प्रेसिडेंट है ट्रंप जिसने अपनी जबान पर लाया है। लेकिन पिछले 45 साल से लगातार हम ये देख रहे हैं कि जब से ईरान के अंदर रिवोल्यूशन हुआ है हर प्रेसिडेंट की मंशा यही रहती थी, कभी वो परमाणु हथियार के बहाने आगे आते थे,
कभी वो बैलिस्टिक मिसाइल का बहाना करते थे, कभी वो कहते थे वुमेन राइट्स, औरतों के हुकूक की बात करके आगे बढ़ते थे, हिजाब के मसले को लेकर, कभी वो ह्यूमन राइट्स को लेकर हुकूक बशर के परचम को और अलम को उठाकर, झंडे को उठाकर आगे बढ़ते थे। कहते थे कि हर बार ये जो परचम उठाए जाते थे, ये जो झंडे उठाए जाते थे कि ईरान में डेमोक्रेसी का मसला है, ईरान में परमाणु हथियार का मसला है, बैलिस्टिक मिसाइल का मसला है, ये सब एक तरह से कवर था, लेकिन उनके दिल की सबकी बात यही होती थी कि ईरान को वो सरेंडर करवाना चाहते थे। ट्रंप ने इसको आकर खुलकर बोल दिया है और फिर उसके बाद कहते हैं कि इसके मुंह से ये जो निकला है छोटा मुंह और बड़ी बात है, अपनी औकात से बड़ी बात उसने कहा है। ईरान के हिस्ट्री को अगर कोई जानता है, ईरान की संस्कृति और सिविलाइजेशन को अगर कोई जानता है, तो जो भी उसके बयान को सुनेगा उसको ट्रंप का ये जुमला जोक की तरह लगेगा कि वो एक मजाक की बात कर रहा है और उसकी बात को वो सीरियस नहीं लिया जाएगा। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि ईरान को घुटने के ऊपर कोई नहीं ला सकता है, ईरान की हिस्ट्री और ईरान के पास सिविलाइजेशन के एसेट्स उनके मुकाबले में कई 100 बराबर ज्यादा है, और जिस कंट्री का अपना सिविलाइजेशन, अपनी संस्कृति, अपनी हिस्ट्री होती है, वो कुछ धमाकों के जरिए से अपने रास्ते को कभी नहीं छोड़ती है। ये उनके पूरे बयान का मैंने आपके सामने संरक्षित उसमें खुलासा पेश किया है। जी 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 सूरतवाला जी, बहुत शानदार एक इस वीडियो को। लेकिन ये बताइए कि कई लोग कह रहे हैं कि पता नहीं खामनेई साहब हैं कहां और कब आएंगे सामने, ऐसी खबर भी है। जी, यहां पे मैं 2 पॉइंट्स को बताना चाहूंगा। सबसे पहले ये स्पष्ट है कि ईरान के सुप्रीम लीडर ईरान के अंदर हैं और तेहरान के अंदर हैं, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि अमेरिकन लीडरशिप या इस्राइल की लीडरशिप इनको मारने की कोशिश करती है, और उन लोगों ने मारने का प्लान भी किया और इसको बयान भी किया है ट्रंप ने अपने अल्फाज में। तो मुमकिन है कि उनकी सिक्योरिटी की वजह से प्रॉपर उनकी जगह अभी किसी को ना पता हो, लेकिन ईरान में होना और उनके वीडियो बयान का ईरान से ही आना, ये एक कंफर्म बात है। दूसरी बात, यहाँ के सुप्रीम लीडर ऐसा नहीं था कि रोजाना वो किसी को ऐसे ही दिखाई देते हो और पब्लिक में आते हो। इवेंट बेस, जब कोई बड़ा प्रोग्राम होता है तो वो पब्लिक के दरमियान आते हैं। रोजाना उनका कोई ऐसा प्रोग्राम पहले भी नहीं हुआ करता था। अभी जो मुहर्रम का महीना आ रहा है, इस मुहर्रम के महीने में ये देखा जाएगा कि वो लोगों के दरमियान आएंगे। साथ साथ में एक चीज जिसकी यहां पर अभी घोषणा नहीं की गई है ऑफिशियली, लेकिन इसकी तरफ इशारा किया गया है, और वो ये कि सैटरडे को तेहरान के अंदर जो एक बहुत बड़ा नमाज जनाजा होने वाला है उन लोगों के लिए, साइंटिस्ट का और उन लोगों का, कमांडर्स का, कि जिनको 13 जून को मारा गया था, तो उनकी नमाज पढ़ाने के लिए आयतुल्लाह खामेनेई के चांसेस बहुत ज्यादा मीडिया में बताए जा रहे हैं। और ये भी मैं आपको साथ साथ में बता दूं कि ऐसे कुछ कमांडर्स के जिनका नाम मीडिया में पहले लिया गया था, वेस्टर्न मीडिया में, कि उनको भी मार दिया गया है, लेकिन एक एक करके हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि पब्लिक गैदरिंग में, खासतौर पर वो जो जश्न के नाम से कवर किया था आपने भी 6 बजे जो परसों का, उसके अंदर हमने देखा है कि बहुत सारे कमांडर्स जिनके बारे में इसराइल ने या अमेरिका ने क्लेम किया था कि वो मर चुके हैं या मारे जा चुके हैं, तो उन लोगों ने भी उस प्रोग्राम के अंदर अपनी शिरकत की थी और आए थे लोगों के सामने। उसमें मेन नाम मैं लेना चाहूंगा कासिम सुलेमानी की जगह जो एक कमांडर हैं, सरदार काआनी के नाम से यहां उनको याद किया जाता है, बुलाया जाता है। सरदार काआनी जो कासिम सुलेमानी की जगह थे, वो आए भी थे। तो वेस्टर्न मीडिया बहुत सारी इस तरह की खबरों को उड़ाता है और चलाता है, लेकिन खामेनेई साहब ईरान के सुप्रीम लीडर, अभी वो ईरान और तेहरान में है, लेकिन हाँ, उनकी निश्चित जगह किसी को भी शायद अभी नहीं पता होगी। जी, ये सवाल मैं पूछने वाला भी था कि आज ये 2 वीडियो, मतलब इन दो शायद हैं, एक तो अभी आप नाम बता रहे हैं, दूसरे भी हैं, ये दोनों के वीडियो आ गए जिनको बताया गया पहले वेस्टर्न मीडिया के जरिए, हिंदुस्तान में भी बताया गया कि वो उनको मार दिया गया है, लेकिन वो जिंदा हैं और इस जश्न में, इस रैली में वो भी मौजूद थे। तो ये सवाल मैं करने वाला था ही, लेकिन आपने उसका जवाब दे दिया। और बहुत कुछ ईरान से निकल के खबरें आ रही हैं, और उसमें भी आज 18 तारीख के बाद आज 26 तारीख को फिर संबोधित करना देश की आवाम को वीडियो के ज़रिए, और नेशनल टेलीविज़न पर इनका बयान आना, खामनेई का बयान आना, इसके क्या मायने हैं ये समझने की हम कोशिश कर रहे थे। थोड़ा आप बने रहिए हमारे साथ। प्रशांत टंडन जी, ज़रा आपके पास आना चाहता हूँ। प्रशांत जी, किस ढंग से आप देखते हैं, अगर ट्रंप हिरोशिमा और नागासाकी का नाम लेकर विश्व शांति पुरस्कार, नोबेल का शांति पुरस्कार पाना चाहते हैं, तो ये दोनों 2 दिशा है प्रशांत जी।
और आप कह रहे हैं, और आप याद कीजिए कि जब सीज फायर की बात हुई थी तो डोनाल्ड ट्रंप और इसने नेतन्याहू ने, दोनों ने ये कहा था कि ताकत के बिना शांति, पहले ताकत उसके बाद शांति आती है। ये एक फॉर्मूला, ठीक है, इस पे कई लोग कई तरह की बातें करते रहे हैं, आज की बात नहीं है, कई तरह की बातें होती रही हैं, लेकिन आप ताकत दिखा के, उसमें भी आप बम गिरा के आप सोचेंगे कि सामने वाला सरेंडर कर दे और फिर शांति स्थापित, ये कौन सी शांति है? डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं? कल को आके आप भारत को धमकाएंगे, परसों पाकिस्तान को धमकाएंगे। देखिए राजीव जी, मैं बिहार के बारे में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है बिहार, तो मेरे सेकंड टाइम आऊंगा तो बिहार पे बिल्कुल सेकंड राउंड में, प्रशांत जी, सेकंड राउंड में हम बिहार पे ही बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। और मोहम्मद हुसैन साहब जुड़े हमारे साथ, और वहां का के अपडेट्स इनसे लेना जरूरी था, और इसलिए भी, और पहले मैं पूरा प्रोग्राम ईरान पे करने वाला था, लेकिन बिहार के बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं और बिल्कुल आपके पास आएंगे। आयोग का जो नया आदेश है परसों का, और उसको मैंने पूरा पढ़ा 20 पेज का जी, तो उस पर मैं बात रखूंगा, लेकिन पहले ईरान की बात करते। देखिए, आपने नोबेल शांति पुरस्कार की बात की, वो 15 बार, 16 बार, 18 बार भारत के साथ जो सीज फायर की बात पाकिस्तान की, उसका भी दावा कर चुके हैं, ईरान पे दावा कर रहे हैं। नोबेल शांति पुरस्कार में जो नोबेल कमेटी है, उसके बेंचमार्क में ये नहीं है कि जो नेतन्याहू कह रहे हैं, जो ट्रंप कह रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि वहाँ कोई अपने आप को नॉमिनेट नहीं कर सकता, उनका अपना सिस्टम है, तो उसको हम लोग किनारे करते हैं। अब बात आती है जी मिडिल ईस्ट शांति प्रक्रिया, ईरान, अमेरिका, इजराइल और बाकी देश। देखिए, इन हमलों के बाद और सीज फायर जैसे हुआ है, वो सीज फायर तो कतर में अमेरिकी हमले के बाद हुआ। सीज फायर की उल्टी गिनती जो है वो हरमुज जल संधि को बंद करने के ईरानी पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन से हुई जी, वहाँ से उल्टी गिनती चालू हुई। तो जो ऑब्जेक्टिव व्यू है वो ये है कि दुनिया का 20% तेल वहाँ से होकर गुजरता है, पूरी दुनिया की इकॉनमी हिल जाती, बल्कि उसको बंद करने से पहले हिल गई थी। $80 से ऊपर क्रूड ऑयल प्राइस पहुंच गया था। एनीवे, तो अब मिडिल ईस्ट में क्या है कि देखिए, जो ईरान की स्थिति अब है, तो मिडिल ईस्ट शांति प्रक्रिया का जो अब ड्राइंग है वो फिर से बनाई जाएगी। वो एक नई तरीके की कूटनीति का जन्म हो रहा है यहाँ से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल से हो जाएगा, लेकिन ईरान अब उसमें एक बड़ा प्लेयर है। उसके पास इजराइल के ऊपर हमले की सफलता का ताज है, उसका एक मॉरल कद बढ़ा हुआ है, और अब वो एक जेन्युइन और पावरफुल वॉइस है फिलिस्तीन के लिए और मध्य एशिया की शांति के लिए। तो अब मध्य एशिया शांति प्रक्रिया में ईरान अपने आप में एक बड़ा प्लेयर है। आगे आने वाले हम समय में देखेंगे कि अरब में और खासकर खाड़ी वाले क्षेत्र में जो अमेरिका के प्रॉक्सी कंट्रीज हैं, उनका रोल क्या रहता है, क्योंकि अब तक वो मिडिल ईस्ट पीस प्रोसेस में एक जिसको कहें कि स्पीड ब्रेकर का भूमिका अपनाते रहे जी, तो वो कितनी अपना पाएंगे। तो ईरान का एक बड़ा रोल वहाँ पे होने वाला है, और वो कैसे होगा। भारत को क्या करना चाहिए? आज ही की बात है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में प्रस्ताव आया, जिसमें भारत ने दस्तखत नहीं किए, प्रस्ताव जारी नहीं हो पाया क्योंकि उसमें पहलगाम का जिक्र नहीं था और बलूचिस्तान में आतंकवाद का जिक्र था। और भारत और पाकिस्तान एक साथ मेंबर बने थे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। राजनाथ सिंह वहाँ गए हुए हैं। तो भारत की स्थिति जो है वो हमने देखा कि पाकिस्तान के
झड़प के बाद भी कैसा आइसोलेशन हुआ, अभी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में हम देख रहे हैं। तो भारत की विदेश नीति को भी नए सिरे से ठीक करने की ज़रूरत है। मैं कहूँगा कंप्लीट तरीके से डिरेल हो चुकी है, और खासकर ये जो विदेश मंत्री हैं और प्रधानमंत्री ने मिलकर इसको जो है डिरेल किया है, क्योंकि ये किसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर, ईरान के मुद्दे पर आप देख लीजिए भारत का क्या रोल रहा, कोई रोल नहीं था। आखिर में आपने ईरान के राष्ट्रपति को फोन किया और उस पर भी जो बयान जारी किया वो बयान का कोई मतलब नहीं। तो भारत की विदेश नीति क्या है, इसको नए सिरे से फिर से समझने की ज़रूरत है सरकार में बैठे हुए लोगों को, कि अब आपका आइसोलेशन हर जगह से हो रहा है। तो कहीं कोई खामी है कि चीन भी आपको कर रहा है, अमेरिका भी आपको आइसोलेट कर रहा है। कल फिर ट्रंप ने कह दिया, नेटो की समिट में कह दिया एक में कि सीज फायर मैंने कराया, वो जहाँ जा रहे हैं वो इस बात को कह रहे हैं। तो ये जो आइसोलेशन हो रहा है, जो ह्यूमिलिएशन हो रहा है, इसके कारण पता करें और नए सिरे से भारत की विदेश नीति को पटरी पर लाएं, इसकी आवश्यकता है। जी राजू जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। भारत की विदेश नीति पटरी पे कैसे आए, ये सोचना और चिंता का विषय नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए है। बहुत गहराई से इसके बारे में सोचना होगा, समझना होगा। लेकिन इन सब के बीच ईरान की विदेश नीति क्या किस दिशा में जा रही है, इस पे भी यहाँ हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट 12 दिनों तक चला और उसके बाद जो कुछ हुआ सब कुछ आपके सामने हम इसी प्रोग्राम और कई अपने सारे प्रोग्राम के जरिए आप तक हम पहुँचाते रहे हैं। और हमारे साथ सीधे उधर ईरान से ही जुड़े हुए हैं मोहम्मद हुसैन सूरतवाला जी, जिनसे हम समझ रहे हैं कि आखिर ईरान के अंदर चल क्या रहा है। एक बार फिर आना चाहता हूं सूरतवाला जी आपके पास, फिर अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास आता हूं। सूरतवाला जी, ज़रा ये बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका को लेकर जो बातें आज खामनेई साहब कह रहे थे, समर्पण, सरेंडर, इन सब की बातें जो हो रही थी, अमेरिका ने जो की हैं बातें, इसकी प्रतिक्रिया वहाँ की आवाम में क्या है? और जब सुप्रीम लीडर ने ये बातें कह दी हैं और सीधा एक जोश भरने का जो काम किया है, क्या आगे वहाँ की सेना, वहाँ के नागरिक, इन सब में भी उस जोश को और मतलब उफान मारते हुए आप देखते हैं? क्या कुछ इससे आगे, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि इससे आगे क्या कुछ दिखाई देता है ईरान में, ईरान की जनता के बीच? क्योंकि इजराइल के साथ और ईरान अभी भी ये कह रहा है कि युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि ये जो आज बयान आया है संबोधित, जो उन्होंने अपने कौम को और अपनी अवाम को किया है, एक्चुअली वो अवाम की और अपनी कौम की हालत को ही बयान कर रहे थे। उन्होंने जो कुछ भी कहा है कि पिछले 45 साल से हर अमेरिकन प्रेसिडेंट की ये कोशिश थी कि यहाँ की रिजीम को चेंज किया जाए और इनको सरेंडर और समर्पित करने के लिए मजबूर किया जाए। उनकी हर एक की ये कोशिश थी, लेकिन अगर वो उसमें कामयाब नहीं हुए हैं तो उनके बयान के तीसरे हिस्से में जो उन्होंने अपने अवाम के नाम मुबारकबादी दी है, उसमें इसी पॉइंट की तरफ इशारा किया है कि आप लोगों का एकजुट होना, आप लोगों का मिलकर एक आवाज होना, आप लोगों का एक साथ खड़े होकर दुश्मन के मुकाबले में एक दूसरे से कंधे मिलाकर खड़े होना, इसकी वजह से वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए हैं। यहाँ की आवाम, राजीव जी, हम लोग जिस तरह से यहाँ नजदीक से देख रहे हैं, आप यकीन कीजिए कि आवाम में जिस जगह पर धमाका होता है, उस जगह पर जब हम इसराइल की तस्वीरें देखते हैं तो वहां से लोग भागते हैं। यहाँ यकीन कीजिए कि यहाँ लोग उस तरफ जाते हैं मदद के जज्बे के लिए भी, और ये डरते नहीं है किसी तरीके से। वहां पर अगर किसी का नुकसान हुआ है तो आगे बढ़ते हैं, आम आवाम इस तरह से आगे बढ़ती है, यहाँ के लोग इस तरह से आगे बढ़ते हैं। इनमें किसी तरह का डर अब तक के हम लोगों को कहीं नहीं दिखाई दिया है। और जिस तरह से इसराइल से भीख मांगने की बहुत सारी वीडियोस आ रही थी जंग रोकने की, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। तो यहाँ की आवाम अपने आगे अपने विजन को लेकर बहुत क्लियर है कि उनको किसी भी हालत में बाहर अगर उनको कोई सरेंडर होने के लिए कहता है या वो ये समझता है कि कुछ बम धमाकों के जरिए से इनको झुकाया जा सकता है, तो ये पूरी आवाम एक लाइन में खड़े होकर सामने सबक सिखाने के लिए तैयार है
कि ना हम झुकेंगे और ना हम डरेंगे, और इन्होंने पिछले 12 दिन में यह साबित किया है। आप जरा खुद सोचिए कि अगर किसी मुल्क के ऊपर पहले मरहले में ऐसा हमला किया जाए कि जिस हमले में उनके मेन जो कमांडर हैं आर्मी के, एक साथ उनमें से 3 बड़ों की शहादत की खबर आ जाती है या कौम को, साथ साथ में उनको यह भी खबर आ जाती है कि उनके परमाणु जो उनका साइट्स था और उनके जो परमाणु जो काम चल रहा था न्यूक्लियर के हवाले से, जिसमें हथियार नहीं है, सिविलियन रिलेटेड है, मेडिकल वाला है, खेती बाड़ी से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है, पानी को मीठा करने वाला जो परमाणु के अंदर जो टेक्नोलॉजी होती है वो हासिल ये लोग करना चाहते हैं। इतने बड़े टाइप के साइंटिस्ट को भी एक साथ मार दिया जाता है, तो ऐसी कौम की उम्मीदें टूट जाती है, ये कौम फिर आगे बढ़ने से घबराती है। लेकिन कुछ घंटों के अंदर वो लोग के जिनको मारा गया था उनकी जगह पर उनके दूसरे लोग आते हैं पोस्ट के ऊपर, और कुछ घंटों के अंदर वो सबक सिखाते हैं, और पब्लिक कम से कम 2 जुमा में और खास तौर पे बीच में अगर किसी के जनाजे की तशरीह की जाती थी और नमाज होती थी जनाजे की, कि जो बीच में लोग शहीद हो रहे थे यहां पर, तो उनके लिए जो होता था उसमें पब्लिक आकर नारा लगाती थी कि नबर्द नबर्द ता पीरूजी। इसका मैं मतलब बयान करके अपनी बात को तमाम करूंगा। नारे का मतलब यह होता है कि लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे, यानी उन लोगों के लिए अब दुश्मन के मुकाबले में जीतना और दुश्मन को घुटने पर लाना, यह अब इनका असल विजन हो गया था और मकसद हो गया था। इसीलिए हम देखते हैं कि एक वो लड़की, एक नहीं बहुत सारी ऐसी लड़कियां कि जिनको जेन जी कहा जाता है, जनरेशन जेड की लड़कियां या लड़के, कि जो स्कार्फ के मसले में या हिजाब के मसले में हमें कभी प्रोटेस्ट करते भी दिखाई दिए आज से 3 साल पहले, 3.5 साल पहले। वो लड़कियां वीडियोज उनकी बहुत सारी वायरल हुई है, लाखों की तादाद में वायरल हुई है। वो ये कहती हैं कि सही है, ये हमारा इंटरनल मसला है, हमको अपनी गवर्नमेंट से ये देखना है और जो भी उसका तरीका, लेकिन हम अपने आप को सेफ और हम अपना लीडर इनको मानते हैं और हम इनकी लीडरशिप में दुश्मन के मुकाबले के लिए खड़े रहेंगे। इस तरह के जेन जी और जनरेशन जेड लोग, यानी जवान बच्चे भी खड़े होकर अपनी हुकूमत का सपोर्ट कर रहे हैं, और इनका सपोर्ट करना यह बता रहा है कि न सिर्फ अब पुरानी जनरेशन से इसराइल का मुकाबला है या अमेरिका का मुकाबला है, आने वाले नौजवान भी उस फ्रंट के ऊपर जो पिछले 45 साल से उनकी लीडरशिप लेकर आगे बढ़ रही थी, अमेरिका और इसराइल, कि जिनका मकसद ये है कि ईरान उनके सामने झुक जाए। अब उनके सामने अब ये जवान भी खड़े हो गए हैं जो किसी भी हालत में झुकने के लिए तैयार नहीं होंगे। यहाँ ये माना जाए मोहम्मद हुसैन साहब की जनता का एक भरपूर साथ इस पूरे 12 दिन और उसके बाद भी मिला, एक ये इज़राइल के ऊपर या अमेरिका के ऊपर जो हमला ईरान की तरफ से हुआ, क्योंकि ईरान को माना जा रहा था कि वो कमज़ोर कड़ी है, उसके पास उतने वेपन्स नहीं हैं जितने होने चाहिए थे, और इज़राइल हल्के में ले रहा था। इज़राइल अपने पुराने दिनों को याद कर रहा था, या ईरान और इराक के युद्ध की बात सामने आ रही थी। तो बहुत कुछ था जिसमें ये जो आप बात बता रहे हैं, जिसमें वहाँ की आवाम, वहाँ की जनता, वहाँ के यूथ, जेन जी जो है वो आगे है। और लेकिन क्या कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है? अभी हालांकि स्कूल कॉलेज वहाँ बंद हैं, लेकिन युवाओं में कुछ दिख रहा है इस युद्ध के बाद? इसकी कितनी चर्चा होती है? क्योंकि अपने यहाँ अगर भारत में देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन का संघर्ष, लेकिन उसकी चर्चा आज भी होती है। सीज फायर को लेकर तो जब तब याद दिला देते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, तो इसलिए भी चर्चा होने लगती है। हम ही लोग कर देते हैं चर्चा, नरेंद्र मोदी भागने की कोशिश करते हैं सीज फायर को लेकर, लेकिन अपने यहाँ जब यहाँ से बाहर वहाँ जाएं तो क्या कुछ दिखाई देता है? युवाओं के अंदर के जोश की तो बात है ही, लेकिन अब इसमें क्या खूब चर्चाएं वैसी ही होती हैं जैसे हिंदुस्तान में हो रही है चर्चा इसकी, इजराइल को लेकर, जो दुश्मन देश, अमेरिका दुश्मन देश, ये सारी जो बातें हैं ये सब भी हैं? जी, आमतौर पे हम लोग यहाँ पर जब कुछ खरीदना चाहते हैं, कुछ लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन मंगा लेते हैं, लेकिन आज किसी वजह से मेरा मार्केट जाना हुआ था, अलग अलग दुकानों में किसी काम से, घर के, मैं फैमिली के साथ यहाँ रहता हूँ तो मुझे मार्केट जाना पड़ा कुछ लेने के लिए। जब मैं लेने के लिए गया हूं तो अलग अलग दुकानों में, कभी कहीं दुकान के ऊपर कोई एक लेडी थी जो कुछ सामान बेच रही थी, या कहीं पर एक आदमी था जो कैशियर था, इस तरह से अलग अलग लोग मिले हैं। तब सबके सबका ये कहना था, तकरीबन सबके सब ये कह रहे थे कि यार ये जो जंग रोक दिया है ना,
बहुत जल्दी वो लोग आ गए अपने घुटने के ऊपर और हमसे भीख मांगने लगे। काश वो लोग कुछ और दिन रुक जाते तो हम उनको बताते और हमारी आर्मी, हमारी सेना उनको बताती कि किस तरह से हम तुमको सबक सिखा सकते हैं। हम अगर पिछले 45 साल से तुमको ये कहते आए हैं कि अगर हमारी तरफ आंख उठाकर देखोगे तो हम मलिया मीट कर देंगे, हम और आज से ज्यादा उनके बुरे हालात करते। मैं एक्चुअली आपको ये बताना चाहता हूं कि अवाम जो यहाँ की है, वो अवाम का ये मानना है कि हम लोग सक्षम हैं, हम ताकतवर हैं, और हम इतने ताकतवर हैं कि न सिर्फ इस्राइल के जो अमेरिका की एक बेस है, जो इसको अमेरिका अपने प्रॉक्सी के लिए या अपने लिए इस्तेमाल करता है, न सिर्फ इस्राइल बल्कि हम अमेरिका को बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और जंग रुकने की वजह भी अवाम इसी तरह से एनालाइज कर रही है कि जंग रुकी भी इसलिए है। और आज के बयान में संबोधित जो उन्होंने किया है सुप्रीम लीडर ने, उसमें भी उन्होंने इस बात को कहा है कि अमेरिका जंग में इसलिए ही आया था ताकि इस्राइल को नाबूद होने से बचाए। यहाँ की अवाम और यहाँ के लोग जो हैं वो इसी तरह से सोच रहे हैं कि अमेरिका आया था इस्राइल को बचाने के लिए, लेकिन उसको भी यह पता चल गया है कि वो कितनी बड़ी कीमत चुकाएगा अगर ईरान के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाएगा। और एक जगह उन्होंने बता दिया है, आने वाले जमाने में भी इन दोनों को यह एहसास हो गया है कि ईरान का मुकाबला इस तरह से हथियार के बेसिस के ऊपर नहीं किया जा सकता है। और अगर उन्होंने ये कैलकुलेशन कर रखा है कि इनकी आवाम अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ उतर जाएगी अमेरिका या इस्राइल की हिमायत में, तो ये भी उनका मिस कैलकुलेशन है। इवन इस बात को नेतन्याहू ने बयान किया था कि अब हमने जब ईरान पर हमला कर दिया है, अंदर से आप लोग खड़े होइए और अपनी हुकूमत की मुखालिफत कीजिए, इस तरह का नेतन्याहू का एक बयान था। लेकिन अवाम ने यह साबित किया कि अवाम यहाँ की किसी भी तरह से दुश्मन का हथियार नहीं बनना चाहेगी, बल्कि वो अपनी हुकूमत के साथ, अपनी लीडरशिप के साथ खड़ी हुई है। और वो लोग कि जिनको कल तक के ये पता नहीं था, राजीव जी एक पॉइंट में कहना चाहूंगा, अचानक मुझे याद आया और बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत से लोग जुमा की नमाज में आए थे, लास्ट जुमा की नमाज में ऐसे बहुत से लोग आए थे कि जब वो पैदा हुए थे, पैदा होने से लेकर अब तक के उन्होंने कभी नमाज जुमा नहीं पढ़ी थी। लेकिन उस लास्ट नमाज जुमा में लीडर ने यहाँ के, और यहाँ लीडर यानी यहाँ की लीडरशिप ने एक्चुअली लोगों से ये कहा था कि आप लोग आज की नमाज जुमा में अपनी सेना की हिमायत के लिए आइए, समर्थन के लिए आइए। तो ऐसे लोग आए थे जो पहली मर्तबा नमाज पढ़ने के लिए आए हैं। तो आप ये जान सकते हैं कि जंग के हालात में ईरानी कौम एक ऐसी कौम है कि जो एकजुट हो गई है। और ताज्जुब होता है इस बात के ऊपर कि अमेरिका और इस्राइल इतनी छोटी सी चीज को कैलकुलेट नहीं कर पाए हैं। 45 साल से जिस मुल्क के साथ वो लड़ रहे हैं, उसकी आवाम को आज तक के वो सही कैलकुलेट नहीं कर पाए हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद हुसैन सूरतवाला जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी से रिलेटेड एक छोटा कमेंट लेना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपसे। इजराइल ईरान के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच अमेरिका आया, और लेकिन अमेरिका क्या यहाँ पर बैकफुट पे है? अमेरिका ने जो बम गिराया, आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप को हिरोशिमा और नागासाकी की याद आ रही है? लेकिन उन्हीं डोनाल्ड ट्रंप के उसी पेंटागन की खुफिया एजेंसी बताती है कि आपने जो यहां गिराया है वो किसी काम का नहीं था, कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए याद आ रही है, इसलिए याद कर रहे हैं हिरोशिमा नागासाकी को, इसको भूल जाएं। बिल्कुल राजीव जी, असल में उसके पीछे कई कारण है जो हिरोशिमा नागासाकी एकदम से याद आए हैं डोनाल्ड ट्रंप को। एक तो आज जिस तरीके से खामेनेई साहब ने जो अपना जारी किया राजीव जी वीडियो, उसमें जो उन्होंने बातें कही, उसकी पुष्टि एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप आज सुबह कर चुके हैं। और डोनाल्ड ट्रंप पुष्टि इस तरीके से कर चुके हैं कि उन्होंने तो सोशल पर एक बहुत लंबी पोस्ट लिखी नेतन्याहू के समर्थन में। और नेतन्याहू के समर्थन में वो पोस्ट क्या थी? वो पोस्ट यही थी कि इजराइल पिट रहा था और अगर अमेरिका नहीं आता बचाने के लिए तो इजराइल पिटता। उसका कुल मिलाकर तात्पर्य यही है, क्योंकि वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि वो अमेरिका ही था जिसने इजराइल को बचाया, ये वो साफ तौर पे कह रहे हैं। और हम जो है नेतन्याहू को भी बचाएंगे, क्योंकि नेतन्याहू को जेल जाना है। सोमवार को उनकी अदालत में पेशी है, और उनकी पेशी जो है इस 13 जून के जो हमला हुआ उससे पहले होनी थी, लेकिन वो रुक गई चूंकि ये 13 जून का हमला ये बार शुरुआत हो गई थी। तो वो वहां की न्यायपालिका को सीधे धमकाते हुए ट्रंप कह रहे हैं
कि हम ही थे जो हमने बचाया और हम ही अब नेतन्याहू को बचाएंगे, इनको या तो माफ कर दिया जाए वरना इनका मुकदमा खत्म कर दिया जाए, वरना हम आकर इसमें हस्तक्षेप करेंगे। ये नेतन्याहू साफ तौर पे कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि हम जो है नेतन्याहू के साथ मिलकर एक दुश्मन से लड़ रहे थे जो नरक के समान हो गया था, ये उनका कहना है। तो यानी जो खामेनेई ने कहा कि इनका मकसद जो था वो ईरान को ये था झुकाना और ये कहना तब ईरान आज समर्पण कर देगा, उसमें ये कामयाब नहीं हो पाए। तो इसकी पुष्टि एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी है। अब वो जो बता रहे हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी का जो मसला है, तो ये बताना चाहते हैं इजराइल के लोगों को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर अमेरिका बीच में नहीं आता तो ईरान जो था वो इजराइल को हिरोशिमा नागासाकी बना सकता था। ये बताना चाहते हैं वो इजराइल को, वहां की अदालत को, कि भाई नेतन्याहू को बख्श दो, इसको जेल मत भेजना, ये बताना चाहते हैं। दूसरा ये कि वो इनको चाहिए है नोबेल पुरस्कार, तो नोबेल पुरस्कार भी देखिए हिरोशिमा नागासाकी जो था उसमें बम गिरे थे, हमने जो है वो परमाणु संपन्न शक्तियां जो थी उनमें हमने लड़ाई शुरू किया, तो हमको नोबेल पुरस्कार दे दो। तो हिरोशिमा नागासाकी उनको इसलिए याद आ रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं राजीव जी, और उसके पीछे कहीं ना कहीं एक तरीके से ये स्वीकारोक्ति भी है कि ईरान ने मार तगड़ी की है, इजराइल नष्ट हो जाता अगर अमेरिका इजराइल के समर्थन में नहीं आता। ये उन्होंने साफ संकेत दिया है और एक तरीके से स्वीकारोक्ति कर ली है कि इजराइल जो है वो अमेरिका की वजह से ही बच पाया, वरना घुटनों पे आ गया था। ये उनका साफ तौर पे कहना है। अब आगे क्या होता है ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन खामेनेई साहब ने जो आज चेतावनियां दी हैं साफ तौर पे, और साफ जो कहा है कि आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी अगर आप आगे अपनी कोई गलत निगाह उठाते हैं। तो ये एक तरीके से साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको ये संदेश मिल गया है, लेकिन अब ट्रंप इसको आगे करते हैं या नहीं करते हैं ये देखने वाली चीज होगी। मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे कहा भी है कि युद्ध था वो खत्म हो गया, जो लड़ चुके युद्ध खत्म हो गया, ये वो घोषणा कर चुके हैं कि अब कोई युद्ध नहीं है, डील होगी, ये बार-बार वो कह रहे हैं। तो यानी अब वो डील करना चाहते हैं और युद्ध करना नहीं चाहते हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं। तो लेकिन अब इसके पीछे मकसद असली क्या है वो बाद में आने वाला समय बताएगा मकसद क्या है, लेकिन ये साफ हो चुका है कि ईरान ने जो है वो असली सबक जो है वो इजराइल और अमेरिका दोनों को सिखाया है। तो ये असल में इजराइल को भी संदेश दे रहे हैं, और जो उनके अंदर देश के अंदर जो ट्रंप को लेकर सवाल उठ रहे हैं वहां भी संबोधित कर रहे हैं कि साहब हमने ईरान को जो ठीक कर दिया है, ये वो वह संदेश देना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये संदेश है, बहुत महत्वपूर्ण संदेश है जो इधर देना चाहते हैं। लेकिन उधर ईरान और इजराइल से इतर अगर इधर हिंदुस्तान आते हैं, हिंदुस्तान में भी बिहार आते हैं, तो बिहार में क्या गतिविधियां चल रही हैं इन सब पर अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जल्दी जल्दी आधे घंटे का समय, आधे घंटे में हाफ एन आवर, इसमें हम कोशिश करेंगे कि इन तमाम मसलों पर हम चर्चा करें। सबसे पहले आना चाहता हूँ जरा प्रशांत टंडन जी आपके पास। आप कह रहे थे कि 20 पन्ने का वो आदेश जो नोटिफिकेशन है चुनाव आयोग का, जो बिहार के लिए, बिहार के वोटर लिस्ट के लिए जो है, उसको जरा उसमें क्या कुछ है ये बताइए, और कैसे यहाँ पे एक डर वाली स्थिति पैदा हो जाती है कि आखिर चुनाव ही अगर पारदर्शी तरीके से ना हो, ट्रांसपेरेंट तरीके से ना हो, तो फिर चुनाव का रिजल्ट कैसा आएगा वो पहले ही पता चल जाता है। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें, वहाँ वहाँ इसकी संभावना ज़्यादा नज़र आने लगती है, इसलिए भी इस पर खुल के बात होनी चाहिए। प्रशांत जी। जी राजीव जी, सबसे पहली बात ये है कि बड़ा स्पष्ट संकेत है जो चुनाव आयोग ने किया, और जो चुनाव आयोग महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में और लोकसभा के चुनाव में करता रहा है कि बीजेपी का या मोदी का जो आधार है मतदाताओं का, वो बहुत कम हो चुका है, और वो इतना कम है कि वो जीत के लायक नहीं है। इस बात को रविकांत जी कई बार कह चुके हैं कि वो जीत के काबिल नहीं है, उतना प्रतिशत नहीं है उनका। ये इलेक्शन मैनिपुलेशन से ही ये हो रहा है। स्थिति बिहार में भी यही है कि इलेक्शन मैनिपुलेशन का सहारा लेना पड़ रहा है। इस बात में कोई बहुत साबित करने की जरूरत नहीं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सरकार का एक डिपार्टमेंट की तरह काम कर रहा है। अगर वो स्वतंत्र इलेक्शन कमीशन होता तो उसकी जो अपॉइंटमेंट की कमेटी है उसको भंग करने के लिए नया कानून नहीं आता। तो किस तरीके से इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव होता है, किस तरह चुनाव आयोग काम करते हैं, राजीव कुमार को हम देख चुके हैं कि वो लगभग
बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे वो काम करते थे। ऐसे वो जवाब देते थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे को, जैसे कि वो बीजेपी की तरफ से जवाब दे रहे हो। तो पहली बात तो ये है कि मोदी के रिजीम का कॉन्फिडेंस और अपने जनाधार को लेकर हिल चुका है, और वो इलेक्शन मैनिपुलेशन के बगैर अब कोई चुनाव नहीं जीत सकते। ये उनके अंदर एक धारणा बैठ गई है जिस पे वो काम कर रहे हैं। अब आते हैं कि चुनाव आयोग ने क्या किया है। देखिए, चुनाव आयोग का काम नागरिकता तय करना नहीं है। चुनाव आयोग का काम सिर्फ इतना है कि जो भारत का नागरिक है, जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, वो इलेक्टोरल रोल में आएगा। वो नागरिक कैसे बना, वो नागरिक है कि नहीं है, इसकी पड़ताल करना चुनाव आयोग का मैंडेट नहीं है। ये सरकार का मैंडेट है, सरकार ये काम करे। अब ये जो इलेक्शन कमीशन ने किया है, आप सोचिए, वो 1987 से और 2003 के बीच का वो मांग रहे हैं, 2004 के बीच का, कि इसके बीच में जो लोग पैदा हुए, इसके पहले जो लोग पैदा हुए, इसके बाद जो लोग पैदा हुए। अब वो मांग रहे हैं कि साहब, माँ बाप का, माता पिता का आप प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ लेकर आइए। तमाम तरीके की कंडीशन रखी जा रही हैं। एफिडेविट, नागरिकता का प्रमाण पत्र क्या होता है? नागरिकता का, हम भारत के नागरिक हैं, इसका कोई एक अलग से प्रमाण पत्र या अलग से आई कार्ड नहीं होता है। तमाम चीजें हैं, चाहे वो वोटर आईडी कार्ड है, चाहे वो राशन कार्ड है, चाहे वो पासपोर्ट है, तमाम चीजें हैं जो जिससे वो साबित होता है कि ये रेजिडेंट है, ये रेजिडेंट है यहाँ के, और इतने साल से रेजिडेंट है तो नागरिक है। आधार कार्ड में पिता का या माता का नाम भी होता है, राशन कार्ड में भी डिटेल्स होते हैं। इलेक्शन कमीशन का ये बिल्कुल काम नहीं कि वो इमिग्रेशन को चेक करे। इमिग्रेशन है कि नहीं है, विदेशी नागरिक कहाँ पे हैं, कहाँ पे नहीं है, ये गृह मंत्रालय का काम है, ये चुनाव आयोग का काम ही नहीं है। तो ये पूरी मंशा क्या है कि तमाम सारे लोगों को, जो खासकर हाशिए के समाज के लोगों को, चाहे वो माइनॉरिटीज हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ट्राइबल हो, उन लोगों को डिफ्रेंचाइज, उनके मताधिकार को छीनने का काम हो रहा है, जो संवैधानिक है, जो संवैधानिक अधिकार है। पेज नंबर 16, 17, 18 उसमें फॉर्म दिए हुए हैं। वो फॉर्म, सबसे उसमें आपत्तिजनक बात यह है राजीव जी कि ओनस चुनाव आयोग पे नहीं है, ओनस उस व्यक्ति पर है जिसको अपना नाम जुड़वाना है, कि वो साबित करे। यही एनआरसी में था। हमारी जिम्मेदारी है, देश के नागरिकों की जिम्मेदारी है। अघोषित तौर पे ये एनआरसी है, बिल्कुल, उसका फॉर्मेट वही है, उसका फॉर्म वही है। 16, 17, 18 पेज नंबर उसका पढ़ लें आप, आदेश का 19 पेज का वो आदेश है। यही है कि आप विदेशी नागरिक थे कि नहीं थे तो कब नागरिक बने, ये सारे सवाल चुनाव आयोग के हैं ही नहीं। चुनाव आयोग के सामने सिर्फ 2 सवाल हैं, भारत का नागरिक हो और 18 साल की उम्र का हो। बिहार के या किसी राज्य के मामले पे वहां का डोमिसाइल हो, जाहिर सी बात है डोमिसाइल ही वहां का आधार कार्ड या राशन कार्ड या कोई और प्रमाण पत्र ला पाएगा। तो इलेक्टोरल रोल के जरिए बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां, उसमें छेड़छाड़, उसमें से जेन्युइन मतदाताओं को मतदाता सूची से बाहर करना, उनका संवैधानिक हक छीनना, ये कॉम्प्लिकेटेड करके चीज़ों को
ये इलेक्शन कमीशन की मंशा है। इलेक्शन कमीशन इस तरीके से एक लेवल प्ले फील्ड को भी गड़बड़ कर रहा है। मेरा मेरा तो ये मानना है कि इस पे पॉलिटिकल पार्टीज को और बिहार के तमाम नागरिकों को भी सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और ये आदेश सुप्रीम कोर्ट से निरस्त कराना चाहिए। इलेक्शन कमीशन भारत के नागरिकों की, बिहार के भारतीय नागरिकों की मताधिकार के अधिकार को हस्तक्षेप कर रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, उनके मताधिकार छीन रहा है और उसका ये मैंडेट नहीं है कि वो नागरिकता कैसे है क्या नहीं है। उसका मैंडेट सिर्फ इतना है कि नागरिक हो, 18 साल से ऊपर की उम्र हो, तो वो मताधिकार है। संविधान में बिल्कुल जो दिया हुआ है साफ साफ। जी राजीव। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। प्रेम कुमार जी, आप तो पटना से, पटना ही नहीं बल्कि बिहार के कई अलग अलग जिलों से घूम के एक सर्वेक्षण करके आए हैं। क्या इस मसले पे भी कहीं बातचीत हुई क्या? देखिए, ये बात तो अभी नई है जो चुनाव आयोग की पहल हुई है, और इस जाहिर बात है कि इससे पहले जो चर्चा होती रही है कि वो ये रही लोगों में कि चुनाव जो होंगे उसमें हमारे वोटों की चोरी ना हो जाए। राहुल गांधी का जो प्रश्न था उस पर लोग बात कर रहे थे, महाराष्ट्र के उदाहरण पर लोग बात करते दिखे। लेकिन अभी जो पहल हुई है चुनाव आयोग की, ये पहल, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है, इसका इम्पैक्ट दिखेगा आने वाले समय में। ये पहल क्यों हो रही है, इसकी ज़रूरत थी क्या, कि जो स्पेशल SIR जो किया जा रहा है, इसमें दरअसल बिहार का जो चुनाव है उससे इसका सीधा संबंध है। बिहार के लोगों के बीच ये मान्यता, ये लोग महसूस कर रहे थे कि बीजेपी अपने दम पर बिहार में चुनावी जीत की कल्पना नहीं कर सकती। गठबंधन भी उनका मुकम्मल हो नहीं रहा है, उनके बीच कोई मुद्दा भी खड़ा कर नहीं पा रही। नीतीश कुमार चूंकि एक अलग किस्म से जनता के बीच हैं, तो उस हिसाब से बीजेपी अपने आप को स्ट्रांगली प्लेस नहीं कर पा रही, कोई नारा नहीं, कोई नैरेटिव नहीं उनके पास। तो ऐसे में एक चीज काम कर रही है पूरे बिहार में, वो है कि संघ से जुड़े हुए लोग जगह जगह घूमकर बात करते हुए वो हिंदू मुसलमान वाली बात को टॉस करते हैं। अरे मिनी पाकिस्तान बन जाएगा जैसी बात जो है वो टॉस कर रहे हैं। और ये बात हमने लगभग हर जिले में पाई कि ऐसा हो रहा है, संगठित तरीके से हो रहा है। तो अब जो इस चीज को आप जोड़िए चुनाव आयोग के आज के कदम से, चुनाव आयोग अब, जैसा कि प्रशांत टंडन जी ने कहा कि नागरिकता जो तय होती है वहां तक वो पहुंच रहा है, जो कि उसका काम नहीं है। तो ये बात जब इस तरीके से उठेगी, प्रश्न उठेंगे मतदाता सूची का फिर से पुनरीक्षण, इस तरह से पुनरीक्षण तो कभी हुआ नहीं मतदाता सूची का। मतदाता सूची में नाम जोड़े जाते हैं, हटाए या मिटाए जाने के केसेस तब तक नहीं आते जब तक कि वो चैलेंजेबल और उचित ग्राउंड पर चैलेंजेबल ना हो। यहां पर आप एक ऐसी मुहिम शुरू कर रहे हैं जिसमें नाम हटाए जाएंगे, पूरी मतदाता सूची का पुनरीक्षण होगा, और उसका आधार में वो नफरत वाली बात है जो कि आप पहले से RSS के लोग बीजेपी के लिए बना रहे हैं, जगह जगह बना रहे हैं। कोई मुद्दा नहीं होता है तो कहते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान बन जाएगा, जगह जगह मिनी पाकिस्तान हो रहा है, हिंदुओं को एक होने की जरूरत है, वगैरह वगैरह बोलते हैं, वो एक्टिव है। तो चुनाव आयोग का ये एक्शन जो है उनका एक बड़े डायमेंशन में देखे कि चुनाव में मुद्दा ये क्या सेट करने जा रहे हैं, वो उसके लिए चुनाव आयोग का इस्तेमाल हो रहा है। बिहार की राजनीति में चुनावी मुद्दा हेट्रेड हो, हिंदू मुसलमान हो, तभी वो बीजेपी अपने मंसूबे को आगे बढ़ता हुआ पाती है। क्योंकि जो जातीय समीकरण, सामाजिक समीकरण बिहार के हैं, वो बीजेपी को पैठ बनाने में मदद नहीं करते, ये बात साबित फैक्ट है। तो इस चीज से का मुकाबला वो नफरती एजेंडा से ही कर सकती है, और चुनाव आयोग का कदम
उस नफरती एजेंडा को सेट करने का एक बहुत बड़ा कदम मैं महसूस कर रहा हूं। मुझे लग रहा है कि उस दिशा में ये चीजें जा रही हैं, इसलिए ये खतरनाक है। आज चुनाव आयोग का दायित्व होना चाहिए था कि चुनाव में जो विसंगतियां हैं उनको दूर करने के लिए वो क्या उपाय कर रहे हैं वो बताएं। जी वो बताने के बजाय वो एक नई बात लेकर के आ जा रहे हैं, नया फसाना गढ़ रहे हैं। तो जाहिर बात है कि वो चुनाव आयोग एक पॉलिटिकल सेंटर बन करके दिख रहा है या दिखने वाला है। अगर वो भी पॉलिटिक्स का सेंटर हो जाएगा तो ये चुनाव रह कहाँ जाएगा? कौन चुनाव करा रहा है? ये देश में बहुत बड़ी चिंता की बात है। बिहार चूंकि बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है, तो बिहार को बीजेपी लूज करना नहीं चाहती है। तो इसके लिए जो माना जाता है कि जब लूज करना नहीं चाहती है तो जो कुछ हो सकता है वो हम करें, वो करती हुई अभी से बीजेपी दिखने लगी है। ये इतना ही मैं इस पर कहना जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर रविकांत जी, आप इसको किस ढंग से देखते हैं? क्या यहाँ पर पूरा का पूरा, जैसे हमारे दोनों साथी कह रहे हैं, प्रशांत टंडन जी उस पूरे आदेश को पढ़े हैं, 19 पन्ने का आदेश, लेकिन इम्पॉर्टेंट पार्ट उसमें यह है कि चुनाव आयोग जिसका काम है चुनाव करवाना ढंग से, चुनाव में कोई धांधली ना हो, वोटर लिस्ट तैयार करना, और वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम है तो उसके बाद पूछा जाता है, अगर जो वेरिफिकेशन होता है उसमें यही कि क्या आप उस एड्रेस पे हैं, अगर नहीं है तब कहाँ गए हैं, शिफ्ट कहाँ हुए हैं वो, यानी कि आप अगर शिफ्ट कर गए वो, या किसी की जान चली गई, मौत हो गई वो, तो वो डिलीट होता है, या जगह आपने परिवर्तन किया तो, और अगर वहाँ है तो कोई बात ही नहीं है। तो ये तीन चीज़ें वहाँ रहती हैं कि वहाँ हैं अगर तो प्रेजेंट हैं, एब्सेंट हैं तो एब्सेंट हैं, डेथ हो गई तो डेथ हो गई एब्सेंट में, उसके अलावा एब्सेंट के अलावा एक शिफ्टेड होता है। तो ये कुछ चीज़ें रहती हैं जो अभी तक आती रही हैं। लेकिन इन सब के बीच अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई साहब आपका वोटर आईडी कार्ड तो बना है, लेकिन आप अपने माता पिता का जन्म स्थान, जन्म का प्रमाण पत्र ये ले आइए, अपना जन्म प्रमाण पत्र ले आइए, तभी आपका ये वोटर आईडी मान्य होगा, वरना ये रद्द। ये आखिर किस दिशा में जा रहा है देश? सवाल तो सामान्य तौर पे बिल्कुल हम एक सामान्य जनता की तरह, पत्रकार की तरह नहीं, सामान्य जन की तरह भी यह सवाल अगर करें तब भी लगता है कि आप यहां कुछ ना कुछ धांधली करने के लिए बैठे हुए हैं। प्रोफेसर साहब, की बात नहीं है, ये पूरे तरीके से चुनावी मैनेजमेंट है। और मुझे आश्चर्य इस बात का है कि जो ये कहते हैं कि साहब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और भारत में एक छत्र उसका शासन पता नहीं 50 साल तक रहेगा, वो इतनी जल्दी पूरे सिस्टम के जरिए चुनाव का जुगाड़ करने में लग गए। आए तो थे 15 लाख का वादा करके, अच्छे दिन का वादा करके, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके, लेकिन 5 साल के भीतर ही भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता और भारतीय जनता पार्टी का पूरा विश्वास चुक गया था। 2019 से ही जिसकी शुरुआत हुई, हम लोग ये मानते हैं कि 2014 का इलेक्शन जिस ढंग से हुआ वो सीधा था, दिखाई दे रहा था। 19 के चुनाव में विपक्ष ने हथियार डाल दिए थे, उनको लगा कि पुलवामा के बाद अब हमारे हाथ में कुछ है नहीं, नेशनलिज्म का भूत लोगों के सर पर सवार है। लेकिन असलियत वो नहीं थी। विपक्ष अगर उस समय भी मजबूती के साथ लड़ता तो वो नतीजे नहीं होते जो आए थे कि साहब 14 से बड़ा मैंडेट मिला मोदी जी को। लेकिन उसके बाद जो बीच में 2-3 बड़ी परिघटनाएं हुई, आपदाएं आई, चाहे नोटबंदी हो, कोरोना हो, या देश के भीतर जो तमाम घटनाएं हुई, मॉब लिंचिंग से लेकर के नॉर्थ ईस्ट में जो परेशानियां हुई और जो दूसरे जगहों पर दक्षिण और उत्तर के बीच का जो तनाव पैदा हुआ, सामाजिक न्याय की राजनीति को कुचला गया, आदिवासी राष्ट्रपति आपने बनाया, लेकिन आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है? दलित आपने राष्ट्रपति बनाया था, लेकिन राष्ट्रपति महोदय ही मंदिर में नहीं घुस पा रहे थे, उनको भी 3-3 मंदिरों के बाहर से लौटाया गया। और ये जो पूरी प्रक्रिया है आप देखिएगा कि जिसमें दलित हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो और अल्पसंख्यक हो, लगातार जिनका उत्पीड़न हो रहा है,
और जहां पर डबल इंजन की सरकार है वहां पर तो आप करिश्मा देख रहे हैं। नया नया अभी उड़ीसा बना है और उड़ीसा में क्या हुआ। प्रोफेसर रविकांत जी, आपको थोड़ा रोकना चाहूँगा इसी मसले पर। अभी अभी बयान आया है ममता बनर्जी का, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। चूंकि अगले साल मार्च अप्रैल महीने में पश्चिम बंगाल सहित 4 और राज्य, टोटल 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। मार्च अप्रैल का महीना, आप याद कीजिए जब पिछला चुनाव था 2 मई को रिजल्ट आया था, 2 मई दीदी गई भाजपा के लोग कहते थे, लेकिन क्या हुआ। तो अगले साल चुनाव है और यही मामला जो बिहार में है, बिहार से ये पूरे देश में लागू हो सकता है, ऐसा कहना है ममता बनर्जी का। जरा सुन लेते हैं उनकी बाइट। ইলেকশন কমিশন থেকে দুটো লেটার আমাদের কাছে তো এসছে, ন্যাচারালি অন্য পলিটিক্যাল পার্টির কাছেও ডেফিনেটলি যাবে। যদিও এটা বিহারকে কেন্দ্র করে এটা দিয়েছে, কিন্তু ইট উইল বি অ্যাপ্লিকেবল ফর অল থ্রু আউট দ্য কান্ট্রি, সেটাও বলে দিয়েছে। ডিক্লারেশন ফর্ম করেছে একটা ভোটার লিস্টের নাম তুলতে গেলে, সেটা কি অ্যানেক্সচার ডিতে ডিক্লারেশন ফর্ম। আই ওয়াজ বর্ন ইন ইন্ডিয়া বিটুইন 1/7/1987 and 2/12/2004, মানে 1947 সাল থেকে কোনো কাউন্ট হবে না। তাতে বলছে ডকুমেন্ট যেগুলো দিতে হবে, প্রোভাইড এনি ডকুমেন্ট ফর ফাদার ফ্রম দ্য লিস্ট গিভেন বিলো এস্টাবলিশিং ডেট অফ বার্থ অ্যান্ড অর প্লেস অফ বার্থ, প্রোভাইড এনি ডকুমেন্ট ফর মাদার ফ্রম দ্য লিস্ট গিভেন বিলো এস্টাবলিশ ডেট অফ বার্থ অ্যান্ড অর প্লেস অফ বার্থ, মানে হচ্ছে বাবা মায়ের বার্থ সার্টিফিকেটও দিতে হবে। দিস ইজ দ্য ডকুমেন্ট ডিক্লারেশন ফর্ম বাই দ্য ইলেকশন কমিশন। এতে অনেক স্ক্যাম আছে। तो ये एक अलग स्कैम है, ये कह रही हैं यहाँ ममता बनर्जी, और ये डिक्लेरेशन फॉर्म है जिसको भरना होगा, जिसके बारे में प्रशांत टंडन जी कह रहे थे। उसी फॉर्म को, उसी पूरे नोटिफिकेशन को ये लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, अपनी बात यहाँ रख रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ एक जो ड्यूरेशन दिया गया है बिटवीन इससे 79 to 2004, और उसमें जो बातें रखी गई हैं साफ साफ कि आपको अपना जन्म प्रमाण पत्र और माता पिता का भी प्रमाण देना होगा, ताकि चूँकि ये साबित हो सके कि आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं। और ये अपने आप में एक बहुत भयावह स्थिति पैदा करती है अगर चुनाव आयोग ये बात, और चुनाव से पहले, ठीक पहले ये लागू यहाँ करता है। तो इसलिए देखना होगा। प्रोफेसर साहब अपनी आप बात पूरी कीजिए और जल्दी से क्लोजिंग कमेंट के लिए आऊँगा अमलेंदु उपाध्याय जी के पास। जो ममता बनर्जी कह रही हैं, जो बात शुरुआत में प्रशांत टंडन जी कह रहे थे, उनके बाद प्रेम कुमार जी कह रहे थे, वही बात आप भी आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि क्या देश में अब चुनाव के लिए वोटर ID कार्ड बनाने के लिए भी आपको पूरी नागरिकता साबित करनी पड़ेगी? ये बिल्कुल, ये वही कवायद है जो संवैधानिक अधिकार इस देश के लोगों को मिला। अगर ये प्रक्रिया उस समय हो जाती तब क्या होता। आदिवासी इलाकों में आप चले जाइए, या जिनके घरों पर आपने बुलडोजर चला दिया है, वो कहां से लेकर के आएंगे अपना प्रमाण पत्र। जो बहुत गरीब हैं, जो अशिक्षित हैं, उनके साथ आप क्या करेंगे। और लगातार जो CA NRC आप इस तरीके से क्या लादना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा स्कैम है इस देश के लोगों को नागरिकता से बेदखल करने का और पूरी चुनावी प्रक्रिया से बेदखल करने का। और मुझे लगता है कि इसको लेकर के पूरे विपक्ष को एकजुट होकर के आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पूरा चुनाव, मैं पहले भी कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अब लोग चुनाव नहीं जिता रहे हैं, वो केवल सिस्टम के जरिए चुनाव जीत रही है। और हालात क्या है, क्या बना दिया है। उड़ीसा में बीजेपी की सरकार हुई तो दलितों के साथ क्या हो रहा है। गाय के नाम पर, गोवध के नाम पर उन्हें जानवर बना करके, उनके सर के बाल मूंड करके, उन्हें पैरों के बल चलवा करके, उनके मुंह में घास ठूस करके और परेड कराई जाती। क्या हम ये समझ सकते हैं कि ये देश 21वीं शताब्दी में है? क्या ये देश संविधान से चल रहा है? इसीलिए राहुल गांधी ने टिप्पणी की है कि ये देश मनुस्मृति से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। और ये संविधान अधिकार देता है लोगों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का। और हो क्या रहा है, तो जहां जहां बीजेपी जा रही है, वहां वहां पर लगातार इन कमजोरों के, वंचितों के, दलितों, पिछड़ों के
जो अधिकार हैं वो खत्म किए जा रहे हैं, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, और जो उनके पास सबसे बड़ा राइट है वो चुनाव आयोग के जरिए उसमें पलीता लगाया जा रहा है। ये दिखाता है कि बीजेपी कितनी डरी हुई, कितने हड़बड़ाए हुए। चुनाव आयोग ये सब क्यों कर रहा है, इसकी क्या जरूरत, कारण क्या दिया है उसका, कि कोई कारण है, वाजिब कारण है? इतनी टेक्नोलॉजी इस समय स्ट्रांग है और आप मांग क्या रहे हैं? आधार कार्ड बन गए हैं, उसके बाद भी अभी और जरूरत है क्या? तो ये दिखाता है कि चुनाव आयोग उस पूरे सिस्टम का हिस्सा है कि जो दोहराया गया था महाराष्ट्र में, उसी मॉडल को अब बिहार में और बंगाल में और दूसरे राज्यों में करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन असल में बीजेपी को लोग चुनाव हरा रहे हैं, वो उस पूरे सिस्टम के जरिए चुनाव को लूटना चाहती है, ये उसी का हिस्सा है। जी जी जी, अमलेंदु जी, क्लोजिंग। हाँ बिल्कुल राजीव जी, ये पूरी प्रक्रिया जो है ये चुनाव लूटने का ही एक है। और दूसरा ये स्वीकारोक्ति है चुनाव आयोग की कि मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ है, जो कि कांग्रेस का और इंडिया गठबंधन का सबका आरोप है कि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों में गड़बड़ियां हुई हैं, उन गड़बड़ियों से भारतीय जनता पार्टी को जिताया गया। तो ये चुनाव आयोग ने कहा जाए कि इसको पर्दे के पीछे स्वीकार कर लिया है कि महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव और लोकसभा चुनाव में भी धांधली से भारतीय जनता पार्टी को जिताया गया। और ये जो सारी बंदिशें लगाई गई हैं राजीव जी, पहली बात तो ये है कि नागरिकता तय कौन करेगा, क्या चीज होगी जिससे नागरिकता तय होगी? पहले वो चीजें तो स्पष्ट होगी, नागरिकता आखिर तय किससे होगी? तो चुनाव आयोग नागरिकता तय करने का कोई अथॉरिटी नहीं है। और अमित शाह जी का बयान काफी राजीव जी वायरल होता है, जो कह रहे हैं कि ना तो वोटर मतदाता प्रमाण पत्र जो है वो नागरिकता का कोई पैमाना है, और ना आधार कार्ड, या आधार कार्ड तो बिल्कुल ही नहीं है। ये कहते हुए सुनाए जा रहे हैं। एनआरसी के संबंध में उनका पुराना बयान जो है वो काफी वायरल होता है। तो भाई नागरिकता का पैमाना क्या है? मोदी जी जिसको लिख कर देंगे वो नागरिकता का पैमाना होगा, या जिसे भारतीय जनता पार्टी कहेगी वो नागरिकता का पैमाना होगा? तो राजीव जी सवाल ये है कि जो क्षेत्र बात की गई कि 39,000 मतदाता महाराष्ट्र में जो बढ़ाए गए, उन 39,000 मतदाताओं को मतदाता सूची में जोड़ने का आधार क्या था? चुनाव आयोग ने अभी तक क्यों नहीं बताया ये? और जो आपसे मांग की जा रही है क्या मशीन रीडेबल फॉर्मेट में आप दीजिए मतदाता सूची महाराष्ट्र की और बिहार की, वो आप देने को तैयार नहीं है। तो क्या यहाँ भी आप देंगे मतदाता सूची मशीन रीडेबल फॉर्मेट में कि नहीं देंगे? ये बहुत सारे सवाल है। तो ये एक तरीके से कहा जाए, जो ममता बनर्जी ने कहा है कि ये पूरे देश में लागू किया जाएगा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ये समझ चुकी है कि अब उसे जनता जो है वो चुनाव नहीं जिताएगी किसी भी हाल में। इनकी सारी कार्यस्थानियां खुल चुकी हैं, तो अब जनता से उसका वोट का अधिकार ही छीना जा रहा है। और ये इनका पुराना सपना रहा है कि जनता को वोट देने का अधिकार नहीं रहे, क्योंकि ये राजतंत्र के समर्थक हैं। और जब देश का संविधान बन रहा था तब भी देश का इस संविधान का विरोध कर रहे थे। आज भी ये जनता के अधिकारों के दुश्मन है, और सारी इनकी नीतियां जो है वो जनता के अधिकारों के खिलाफ जाती हैं, या मताधिकार छीनने की तरफ बढ़ रहे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी, बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, प्रोफेसर रविकांत जी, प्रेम कुमार जी, और साथ में जुड़े थे मोहम्मद हुसैन सूरतवाला सीधे ईरान से। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथियों, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत सारी बातें ईरान से लेकर हिंदुस्तान तक की हमने बात की, और ख़ासकर जो चुनाव आयोग की गड़बड़ियां हैं, जिनकी तरफ इशारा, जिनकी तरफ ध्यान आकर्षित कर रही थी ममता बनर्जी, उनको भी सुना आपने। बांग्ला में बोल रही थी, लेकिन हिंदी सबटाइटल उसमें था, तो इंग्लिश सबटाइटल आप समझ सकते हैं। लेकिन एक उस दिशा में जाते हुए ये चुनाव दिखाई देगा जहां बहुत मजबूती के साथ विपक्ष खड़ा नजर आएगा। तो बिहार का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस पर ध्यान रखिए आप लोग। नरसिंह कुंदलवाल साहब हमारे साथ बने हुए लिख रहे हैं कि चुनाव आयोग एक ओर तो ज़्यादा मतदान करने की अपील करता है, दूसरी ओर सरकार को जिताने के लिए कम मतदान का नियम ढूंढता है। जगतराम जी हैं, कह रहे हैं कि आसमां को धरती पर लाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजेश कुमार धनकर साहब भी हैं, राजेश चौबे साहब भी हमारे साथ, और ओम प्रकाश जी हैं, और बख्तावर साहब हमारे साथ बने हुए, राजेश कुमार जी, शेख जी, उदय प्रसाद सिंह हमारे साथ बने हुए हैं बिहार, अशोकनगर पटना बिहार से। महबूब आलम साहब भी हैं, ACI की बात कर रहे हैं, और वैसे संजीव सैनी जी, राजेश धनकर, दीपक शर्मा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, मोहन जी भी हैं, यश पाटिल AK। आप तमाम साथियों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस चर्चा